आप सॉलिड पढ़ेंगे। फिर आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी कि क्रिस्टल और एमॉर्फस, दो तरह के टाइप्स पढ़ेंगे। इनका पूरा डिटेल जो लगभग एक लेक्चर ले जाएगा। जब आप ये डिटेल पढ़ लेंगे, फिर आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कितने तरह के होते हैं, हमारे चारों तरफ जो हम देखते हैं वो होते हैं 4 तरह के। ये आज का टॉपिक नहीं है, मैं आपको अभी ये बता रही हूँ पहली 3 क्लासेस किस तरह से कनेक्टेड होंगी, कैसे बुक से पढ़ना है, कैसे डीपीपी से करना है, कैसे आज का टेस्ट करना है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, 4 टाइप्स कराने में मुझे पूरा एक लेक्चर जाता है, क्योंकि इसमें +1 का वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी और वो ज्योमेट्रीज करानी पड़ेंगी। तब आप ये चारों टाइप्स बहुत ढंग से समझ पाएंगे। तो समझ लीजिए इस पे तो मेरा एक लेक्चर जाएगा। जब ये सारी बात हो जाएगी कि सॉलिड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टल एंड एमॉर्फस, और फिर क्रिस्टल्स के चारों टाइप्स, जब ये हो जाएंगे तब हमारा लेक्चर आएगा जो आज का होगा, दैट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या चीज होती है, सब कुछ पूरा चैप्टर एक्चुअली। हाँ जी बोलो जी। मैम एक स्टूडेंट अभी आएगा, आपको उसको ना परमिशन देनी पड़ेगी, उसकी ईमेल अच्छा नहीं है अच्छा जिसकी। अच्छा अच्छा ओके। मैं ना तुमको प्रेजेंटर बनाना शायद भूल गई हूँ ना। अच्छा, आज मुझे किसी ने भी याद नहीं दिलाया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। ना मेरे स्टाफ ने और ना मेरे बच्चों ने। ना होती रिकॉर्डिंग ऑन तो फिर क्या करते। चलो नैन्सी, मैं तुमको प्रेजेंटर बना रही हूँ, तुम देख लेना, क्योंकि अब एक बार मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया फिर मैं नहीं देखने वाली कुछ, ठीक है। तो अगली क्लास में जो जो लोग आएंगे ना, कंसेंट फॉर्म के साथ आएंगे। नैन्सी मैम ने आज कंसेंट फॉर्म आप सबको भेज देंगे, पेरेंट्स के साइन हो उसके ऊपर। और प्लीज किसी के घर में किसी को खांसी जुकाम कुछ है तो आने की जल्दी मत करना यार, तुम लोग तो झेल जाओगे। मैं 45 से ऊपर हूँ, मैं नहीं झेल पाऊंगी, ठीक है। वैक्सीन लगना है मेरे को अभी कल, उससे पहले तो मैं नहीं झेल पाऊंगी, सो प्लीज, ठीक है। चलिए, सो नाउ नैन्सी मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया, जस्ट हैव अ लुक। क्रिस्टल मैंने आज शुरू करना है। पहला लेक्चर मेरे को ऐसा लाना था कि जिससे आप चैप्टर में घुस जाओ, जो 8-10 दिन से ब्रेक पे पड़े हो ना, आप लोग एक्टिव हो जाओ। ये अगली 2 क्लासेस में कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे वेस्पर साथ में रिवाइज कराना पड़ेगा पूरा, कि क्या था स्क्वायर, बाय पिरामिडल, सीसॉ शेप, बेंट शेप, टी शेप, वो सारा कुछ लाना पड़ेगा। वो आज नहीं हो पाएगा, आज लंबा लेक्चर नहीं रखा मैंने। इसीलिए ये सारा करने के बाद जब हम ये सारा कर लेंगे तो सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसका कुछ भी किसी को नहीं आता पिछला, नथिंग ऑफ 11th एट ऑल, दैट इज क्रिस्टल। सो नाउ my class today's topic begins from here, which says there are substances which are found in state that is solid. सॉलिड 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टल, एमॉर्फस, अगली क्लास में जाएगा क्या होते हैं, किसको कहते हैं। क्रिस्टल और एमॉर्फस में फिर हम सारा का सारा डायमेंशन चैप्टर का पकड़ लेंगे। क्रिस्टल क्रिस्टल होते हैं 4 तरह के, वो पकड़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर 12th का प्रॉपर टॉपिक शुरू हो जाएगा, वो भी 12th का टॉपिक है लेकिन नया टॉपिक, दैट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या चीज होता है। सो नाउ कैन आई से, यहां से मेरी आज की क्लास शुरू होती है, मुझे पता हो क्रिस्टल क्या होता है। मैं आपको इसकी सारी की सारी केमिस्ट्री पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आदित्य, आदेश, औरिका, अंश, अरमान, आर्यन, एनी वन ऑफ यू, मैंने ए अल्फाबेट वाले सारे बोल दिए बाय चांस, एनी वन ऑफ यू इफ यू कैन टेल मी, आपके चारों तरफ बच्चों अगर कोई क्रिस्टल आप जानते हो तो उसका नाम बताओ, डायमंड के अलावा कोई भी क्रिस्टल जी। यश का हाथ खड़ा हो। सैफायर। सैफायर, ओके, राइट राइट। खुशी, यश तुम्हारा सुन नहीं पाई मैं। यश NaCl, NaCl। खुशी मैम आई सेड NaCl2। NaCl, ओके। चेतन 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 हैंड रेज है, आवाज भी दे दो, नहीं तो चैट बॉक्स सही। कॉपर सल्फेट। शुगर शुगर, ओके, कॉपर सल्फेट, नाइस यार, उतना बुरा हाल नहीं है जितना मैंने सोचा था।
नाइस, सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, कोई तो गलत भी दे देता, मैं क्या करूं? मैं अब तुम लोगों को गलत कैसे बोलूं? जोक्स अपार्ट, गुड, वेल डन। ये सारे के सारे क्रिस्टल आपने दिए। एंड टू टेल यू माय ऑफलाइन एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें मैक्सिमम आज नए बच्चे थे जो पिछले साल मेरे पास नहीं थे, उसमें एकांश के अलावा किसी से मुझे खास जवाब आया नहीं। तो यस, आप लोगों ने सबने सही जवाब दिए। ये सारे क्रिस्टल हैं आपके चारों तरफ से, जैसे प्रेशियस स्टोन्स है, रूबी, एमरल्ड, ठीक है, ये डायमंड की कैटेगरी के हो गए। आप लोगों में से काफियों ने दिया NaCl, वो भी ठीक है, सारे आयोनिक सब्सटेंसेस क्रिस्टल होते हैं। जिसने दिया शुगर, वेल डन, क्योंकि शुगर भी क्रिस्टल होता है कोवेलेंट होने के बावजूद भी, बिल्कुल सही, ये सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल आपके चारों तरफ से आपने मुझे जवाब दिए। तो अब सोच लेना, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज सॉलिड है वो किस बात पे डिपेंड करेगी? इफ आई वांट टू टेल यू कि कुछ सॉलिड है मेरे पास, क्या चीज है जो किसी की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करती है? हैव अ लुक। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। आज से पहले मैं आप बच्चों से पूछूं तो आप कहोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक, इंटर पार्टिकल फोर्स बताता है, राइट? अगर इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर आयोनिक या इंटर एटॉमिक, कुछ भी वर्ड लिख सकती हूं आज की डेट में। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे ना, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस, उसको कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस, राइट? इंटर पार्ट, जब मैं कहूंगी लिखना है तभी लिखिएगा। इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी कि गैस होगी। अगर ये फोर्सेस आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं ये फोर्सेस, तो हम कहेंगे सॉलिड होगा। ये क्लास 11 तक तो यही पढ़ाया गया है। और अगर हम कहेंगे ये मॉडरेट हैं, तो क्या होगा? तो हो जाएगा लिक्विड। और अगर हम कहेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो जी ना के बराबर थे, आपस में कोई अट्रैक्शन ही नहीं था दो मॉलिक्यूल्स का, दे आर वेरी लेस, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे होंगे, दूर दूर भाग रहे होंगे, तो गैस। ये क्लास 9, 6, 7, 8 सब में आपने पढ़ा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्चुअली डिसाइड करते हैं सॉलिड होगा कि नहीं होगा। ये सरासर गलत इंफॉर्मेशन है। आज के बाद मत बोल देना, अगर मेरे आज के टेस्ट में आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूज कर लिया तो -1 हो जाएगा। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज टोटली इनकम्प्लीट। ये बिल्कुल इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिसाइड करता है, लेकिन ये कंप्लीट बात नहीं है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है? कोई चीज सॉलिड होगी या नहीं होगी, एक्चुअली ये दो ऑपोजिंग फोर्सेस डिसाइड करते हैं। पहला ऑपोजिंग फोर्स है इंटर, टू बी सिंपल आई एम राइटिंग एटॉमिक, जगह भी बचे, टाइम भी बचे, और आपको कहने में भी दिक्कत ना आए, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। दूसरी चीज होती है थर्मल एनर्जी। अब समझना बात को कि क्यों वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट होने की वजह से गलत है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स को टाइट रखने का काम करते हैं। अगर इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम हुए तो क्या होगा? मैं दिखा देती हूं, बहुत कम हुए, ये पार्टिकल का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर। थोड़े से ज्यादा फोर्सेस हुए तो पास आ जाएंगे, और ज्यादा फोर्सेस हुए, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, एकदम इंटैक्ट चिपके हुए, एकदम टाइटली बाउंड, एंड वी विल से लो जी ये है सॉलिड, ये है लिक्विड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बचकानी चीज है, मैं बता रही हूँ, किसी से कुछ मिस ना हो। ये नहीं लिखना आपने, आपने क्या लिखना है? आई टेल यू, लिक्विड और ये है गैस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस के साथ एक फोर्स और हर वक्त लगता है, थर्मल एनर्जी। उसका क्या मतलब है? बाहर का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है ना, उससे कुछ हीट अपने आप सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है। थर्मल एनर्जी मतलब जिस वक्त वो स्टेट आप अपने रूम में रखे हुए हैं, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है उसकी वजह से हमेशा एक थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। वो थर्मल एनर्जी क्या करती है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस का उल्टा काम करती है। देखिए Yes, ma'am. आप, ओके गुड, आपके पास जो यहां पर मैं कह रही हूं थर्मल एनर्जी पे थे हम। अब थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो उस टेम्परेचर की वजह से इन एटम्स को एक हीट एनर्जी मिल रही होगी। जब इनको एक हीट एनर्जी मिल रही होगी तो ये फोर्सेस टूटने लग जाएंगे। ये जो सॉलिड था उसके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लग गए,
तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और ज्यादा टेम्परेचर है तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ये आपको पहले से पता है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी। सो इंटर एटॉमिक फोर्सेस और थर्मल एनर्जी बोथ आर ऑपोजिंग फोर्सेस। सो व्हाट इट इज, ऑपोजिंग फोर्सेस हैं ये दोनों, जो एक्चुअली में डिसाइड करते हैं कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, कि वो चीज गैस होगी। मीन्स व्हाट, अब आपको क्या लिखना है, आपकी कॉपी में क्या होना चाहिए, होपफुल इतनी देर में आ गया हो। जब कभी ऐसा डिस्टर्बेंस हो उतनी देर में आप चीजों को नोट करिए। टू बी अ सॉलिड वी नीड टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी। अभी नीचे लिखा हुआ ये तो चलो बहुत बचपन सी की बात कह लो आपकी, आपको पता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस, कम तो गैस, मॉडरेट तो लिक्विड, बहुत ज्यादा तो सॉलिड। लेकिन अब आपकी कॉपी में क्या आना चाहिए, फॉर ऑलवेज इंटर एटॉमिक फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी बोथ आर ऑपोजिंग फोर्सेस, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। एंड सिंस चैप्टर नेम इज सॉलिड स्टेट, तो आई शुड नो फॉर अ सॉलिड क्या होना चाहिए। फॉर अ सॉलिड इंटर एटॉमिक फोर्स शुड बी ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, यानी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी है ना, वो कहीं गलती से भी थर्मल एनर्जी एटॉमिक फोर्सेस से ऊपर ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा हो गई ना बच्चों, तो वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस टूट जाएंगे और वो सॉलिड नहीं रहेगा। सो फॉर सॉलिड, नाउ इफ आई आस्क यू कि सॉलिड होने के लिए क्या शर्त चाहिए, और आप कहो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस, नो, फिर तो अब मेरा सवाल सीधे आ जाता है, आइस एक सॉलिड है? आप बोलोगे हाँ, मैं कहूंगी गलत। क्यों? क्योंकि मैंने तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोचा था, पूछा था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो आज की डेट में आपके रूम का टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में, आइस नहीं है इस वक्त। अगर आप बाहर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हो ना, उस वक्त की थर्मल एनर्जी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी आइस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। और उसकी वजह से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाएंगे, क्योंकि एनर्जी ज्यादा मिल रही है बाहर से, टूट गए तो आइस क्या बन गई, लिक्विड। सो आज के बाद इस चैप्टर में हम सॉलिड नाइट्रोजन गैस भी बोलेंगे। देखो मेरे सेंटेंस में दो ऑपोजिट यूज किए मैंने, नाइट्रोजन गैस एंड सॉलिड। यस, टेम्परेचर डिसाइड करता है एक्चुअली कोई चीज सॉलिड है कि नहीं। वाई टेम्परेचर? उसका सही शब्द है थर्मल एनर्जी। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है सॉलिड होगी कोई चीज, लिक्विड होगी कोई चीज, गैस होगी, विच डिसाइड्स, इफ यू से इंटर एटॉमिक फोर्सेस, यू बिलोंग टू क्लास 10th, you belong to class 11th, but if you say it's actually thermal energy, यानी it's actually temperature which decide कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी कि गैस। क्योंकि थर्मल एनर्जी, इंटर एटॉमिक फोर्सेस तो फिक्स हैं कितने हैं, थर्मल एनर्जी उससे बढ़ गई तो वो सॉलिड नहीं रहा, थर्मल एनर्जी कम रही तो वो सॉलिड रहा। यानी इन नेट, नाउ कैन आई क्लोज दिस, कि नेट, इन नेट दोनों फोर्सेस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस अगर ज्यादा हैं, डोमिनेट करते हैं एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, तभी कोई चीज सॉलिड स्टेट है। यानी सॉलिड स्टेट इज डिसाइडेड बाय एक्चुअली थर्मल एनर्जी। आइस तो सॉलिड है ही, बढ़ा दो टेम्परेचर, यानी क्या किया, बढ़ा दी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बढ़ा दी तो आपको क्या मिला, बढ़ गई, कोई ना रहा सॉलिड फिर। तो सॉलिड डिसाइड करने के लिए इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं है, सॉलिड डिसाइड करने के लिए थर्मल एनर्जी है, बाहर का टेम्परेचर है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी नाउ द बैलेंस बिटवीन टू? क्लियर? आगे चले। नैंसी, आई एम सीइंग सम अटेंडीज मिसिंग, जस्ट कीप अ वॉच। सो अब आपके पास इसमें आगे क्या चीज आ जाती है, अगला टॉपिक। ये तो सॉलिड के लिए बेसिक एक नॉलेज आपको चाहिए थी। आगे का चैप्टर अभी आप पढ़ें तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है, सॉलिड्स में पैकिंग डेंस टचिंग ईच अदर होती है। जितने पार्टिकल्स वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं बिल्कुल प्रॉपरली। और दूसरी चीज, सॉलिड के पार्टिकल्स स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं करते, दे आर नॉट फ्लूइड्स। Gases are fluids, liquid are fluids. Solid के particles are stationary. They cannot move. अपनी जगह छोड़ के जा नहीं सकते। Solids के particle fix होते हैं, जगह पे रुके हुए होते हैं। इतनी चीजें अगर अब आपको solids की पता है
तो आगे अब मैं अपने चैप्टर को लेके जाती हूँ किसकी तरफ, क्रिस्टल की तरफ। आपका लिंक ना बीच में छूटा हो, वो एक चीज दिखा दूं मैं आपको, मुझे कहाँ पहुंचना है। मुझे अगली क्लासेस में सॉलिड के बारे में मैंने आज पढ़ लिया, मेरे को ये पता है, मेरे बच्चों को भी ये पता होगा, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, मेरे चारों तरफ जो भी चीज मुझे नॉन फ्लूइड दिख रही है वो सारी सॉलिड है। नेक्स्ट क्लासेस में ये दोनों टारगेट होंगे। आज की क्लास में अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रिस्टल। आपके चारों तरफ के क्रिस्टल्स आप जानते हैं, आप लोगों ने मुझे एग्जाम्पल्स भी दिए। सो नाउ आई एम कमिंग टू द टर्म क्रिस्टल। व्हाट डू आई मीन बाय क्रिस्टल? क्रिस्टल होता क्या है, उसके लिए समझने के लिए मुझे दो टर्म्स चाहिए, क्रिस्टल और एमॉर्फस। ये हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में थोड़ी सी कभी कभार बात होती है इस बारे में, और प्रॉपर बात आज होती है इस चैप्टर में। सिर्फ एक बात मुझे चाहिए आपसे जो मैं आपको अब बता रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल? क्रिस्टल एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें एक रेगुलर, डिसिप्लिन्ड, बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न होता है। किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। आज क्लास के बीच में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें अब तक का सारा डिस्कशन होगा, 8 मिनट का वीडियो होगा वो, जिसमें एक्चुअली मैं 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगी सॉलिड्स का, ये जो मैं बता रही हूँ। रेगुलर पैटर्न होगा of constituent particles. Constituent particles can be atoms, can be ions, can be molecules, anything. So, यहां पर मैं क्या कह रही हूं? What do I mean by crystal? Crystal हर वो सॉलिड है जिसमें एक रेगुलर पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स है डिसाइडेड, यानी कि अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी। क्रिस्टल का मतलब क्या? एक बहुत बड़ी आयरन की रॉड ले आऊं मैं आपके सामने, या लोहे का बहुत बड़ा एक पीस ले आऊं, वो क्रिस्टल है। मैं आपको बता रही हूं, आयरन, मेटल सारे क्रिस्टल होते हैं। तो आयरन का एक एक कोना, उसके स्ट्रक्चर को मैं माइक्रोस्कोपिकली देखूंगी, और वो लास्ट वाला कोना उसको देखूंगी, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा अंदर से। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पैटर्न, यानी पूरा क्रिस्टल एक सार पैक्ड होगा, एक जैसा होगा। देयर इज रेगुलर पैटर्न, देयर इज नो डिसऑर्डर। एंट्रोपी बड़ी कम होती है, डिसऑर्डर नहीं होता, इसको कहते हैं क्रिस्टल। सो आज का चैप्टर या इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्रिस्टल्स को पढ़ने के लिए, आई शुड हैव फ्यू टर्मिनोलॉजी। तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। क्रिस्टल क्या होता है ये देखिए, ये अब होपफुली सबको विजिबल हो, ये मैंने अपनी तरफ से क्रिस्टल आपके सामने दिखाया। हैव अ लुक। ये जिनको मैं ब्लैक कर रही हूं, ये हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दे कैन बी एटम्स, they can be ions, they can be molecules, they can be metals। कुछ भी हो सकते हैं, उसकी सिरदर्दी आज बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप देखें, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क, मैंने एक क्रिस्टल का छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए कितना रेगुलरली ये पैटर्न अरेंज्ड है, इक्वी डिस्टेंट हैं सारे, बिल्कुल सिलसिलेवार जुड़े हुए, कहीं कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही, कहीं कोई घुचड़ पुचड़ नजर नहीं आ रही, कोई अनप्लान्ड अरेंजमेंट नहीं नजर आ रहा। आज हमारी क्लास भी ऐसे ही अरेंज थी 25 बच्चों के साथ, क्या बढ़िया बैठे थे 25 बच्चे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, प्रॉपर डिस्टेंसिंग से। यानी हमने इतना मैनेज किया था कि बीच का डिस्टेंस भी सबका सेम हो। तो आज मेरी क्लास भी क्रिस्टल थी। सो ये आपके सामने क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में आप ध्यान से देखिए, पूरा पैटर्न रेगुलरली अरेंज्ड है। तो पहली टर्म आपके पास क्या थी जो आप लिखेंगे बोर्ड में, 1 मार्कर क्वेश्चन में, बिना नागे हर साल क्वेश्चन, और इस साल भी आएगा, दिखाऊंगी आपको बोर्ड का पेपर जब आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल लैटिस? पहली टर्म मेरे पास क्या आ गई बच्चों? फर्स्ट टेक्निकल टर्म फॉर टुडे इज crystal lattice. What do you mean by crystal lattice? Crystal lattice is, लिखिएगा, 3-dimensional arrangement of, जसकीरत है क्लास में? यस मैम। परफेक्ट। अब जहां पे तुम आज क्लास में लेट आए थे ना, तो जहां पे तुम्हारा हो जाए, तुम चाहे क्लास लीव भी कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो, कंटिन्यू भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस, ठीक है। 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस।
अगर स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आई रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल वर्ड, दैट इज क्रिस्टल लैटिस. मींस क्रिस्टल लैटिस इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस लाइक बिलो. आपको डायग्राम में दिखा रखा है. डायग्राम आपसे कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है बनाना, सो उस चक्कर में मत पड़िएगा. तो ये मेरे पास क्या हुआ, क्रिस्टल लैटिस. इस क्रिस्टल लैटिस में दूसरी टर्म मेरे को इस चैप्टर में जो बार बार इस्तेमाल करनी है, आज की क्लास विल बी डेडिकेटेड टू यूनिट सेल. देखिए, आपकी बॉडी की सबसे छोटी फंक्शनल रेपिटेटिव यूनिट है सेल. बायोलॉजी में सेल सबसे छोटी यूनिट है जो सेल्फ वर्किंग है. सिमिलरली इस क्रिस्टल में देखो, मैंने एक क्यूब को कलर करके रखा हुआ है, राइट. एक क्यूब मेरे पास कलर्ड फॉर्म में है. अगर ध्यान दें तो ये क्यूब क्या है, ममता, जितेंद्र है अपने पास अभी? हाँ जी बच्चों, ममता जवाब दे देना यार जब पॉसिबल हो. ये जो क्यूब हमने शेड किया हुआ है, अगर ध्यान दें, ये इस क्रिस्टल की सबसे छोटी रिपीटेटिव यूनिट है. हाँ ममता. यस मैम, अवेलेबल हैं भैया. मेरा वो जो क्यूब है ना, हाँ जी, एक बार घर भिजवा दो, भिजवा दे. जो मैं ऑफिस भूल गई हूँ. शायद जरूरत पड़े मेरे को अपनी वीडियो ऑन करने की. ओके मैम. सबसे छोटी रेपिटेटिव यूनिट जो है इस पूरे क्रिस्टल की, ये यूनिट जो कहलाती है यूनिट सेल. क्या मतलब है इस बात का? अगर आप लोग ध्यान दो, ये जो क्यूब है, दिस क्यूब, शेडेड क्यूब, यही क्यूब पीछे एग्जैक्टली ऐसा बना हुआ है. इसी को ही तो हर डायरेक्शन में रिपीट किया हुआ है. रेपिटेटिव यूनिट का मतलब क्या है? रेपिटेटिव यूनिट का मतलब है वही चीज रिपीट हो रही है. देखिएगा, ब्लू कलर की बजाय अब के मैं येलो कलर से एक क्यूब आपके सामने ला रही हूं. दिस, ये पीछे वाला क्यूब, दिस. तो देखा जाए तो यही क्यूब हर डायमेंशन में रिपीट होके ही तो पूरा क्रिस्टल बना रहा है. जैसे एक पूरी दीवार मेरे सामने आती और मैं कहती दीवार एक क्रिस्टल है और उसकी रिपीटेटिव यूनिट उसकी एक ईंट है. वो ईंट, वो ब्रिक हर डायमेंशन में हम रिपीट करते गए और वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन गया, यानी कि क्रिस्टल लैटिस. मींस यूनिट सेल वो सबसे छोटी यूनिट है क्रिस्टल की जिसके रेपिटेशन से we get complete crystal lattice. So unit cell की definition क्या है वो लिखिए. smallest repetitive unit of crystal is called as unit cell. जिसके रेपिटेशन से आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाता है, जिसके रेपिटेशन से हर डायमेंशन में रिपीट करके आपको पूरा एक क्रिस्टल मिल जाता है, उसको कहते हैं यूनिट सेल. इतना क्लियर सब बच्चों को? तो आज के बाद आप प्रिपेयर रहिए. एक नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस यूनिट सेल, यू शुड बी एबल टू गिव. आज सभी बच्चों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, किसी का सब्जेक्टिव नहीं है. सारा जो टेस्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड है. अच्छे क्वेश्चन है जैसे बोर्ड्स में आते हैं. सो आज क्योंकि बेसिक टॉपिक है इसलिए आज दोनों के टेस्ट अलग नहीं है. सो अब आपके पास क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का मतलब तो आ गया. उसी चीज को थोड़े डिफरेंट तरीके से यहां दिखा देती हूँ, थोड़ा 3D टच और देने के लिए. ये था बच्चों पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस, एक्चुअली दिखने में ऐसा. बाकी सारे को थोड़ा लाइट शेड कर दिया. ये है एक सेल. इसी को देखो तो यहां पर यही चीज तो रिपीट हो रही है जो हमने लाइट शेड में कर दी. हैव अ लुक. एक और क्यूब, ये एक क्यूब ये रहा ऊपर, एक क्यूब ये रहा, एक ये पीछे, एक ये पीछे, ये पीछे, एंड सो ऑन. दिस इज क्रिस्टल लैटिस और इसकी सबसे छोटी रेपिटेटिव यूनिट है यूनिट सेल. तो यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो मैं आगे चलती हूँ. अब आज की क्लास का मेजर और आखिरी टॉपिक, इसी पे आज की क्लास चलेगी, इसी पे क्वेश्चंस होंगे, वो मैं लेती हूँ नाउ. यहां से आपका आज के टेस्ट का एरिया भी शुरू हो जाता है मेजरली, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, इसकी तो क्लासिफिकेशन है. एक तो सिंपल को पहले ले लेते हैं, ज्योमेट्री के बेसिस पर. अब ज्योमेट्री के बेसिस पर या किसी भी चीज पे मेरे को अगर जब बच्चों यूनिट सेल को क्लासिफाई करना है ना,
तो मुझे 3 चीजों की जरूरत है, यानी टू स्टडी अबाउट यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में पढ़ने से पहले बच्चों, आज आप लैब में जाए बिना, इस चैप्टर में आप लैब में जाए बिना बड़े बड़े क्रिस्टल्स के अंदर घुस के सारा बता दोगे, लाइफ में वो क्रिस्टल देखे कभी नहीं होंगे आपने, बट यू पीपल विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। आपका सारे सोच का तरीका बदल जाएगा, जैसे +1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बदला था और लगता था हाय राम ने हमारी तो सारी जिंदगी फेक थी। अच्छा मुझे बताओ, आज इस वक्त आपके सामने आपके घर में जो जो भी चीजें हैं, जो भी इस वक्त आपके स्टडी टेबल के सामने या रूम में, उनमें से कौन कौन सी सॉलिड हैं, मैं जिनका नाम लूं वो नहीं, उसके अलावा बताना। हर वो चीज जिसमें लकड़ी है, हर वो चीज जिसमें प्लास्टिक है, हर वो चीज जिसमें मेटल है, उसके अलावा कोई चीज है आपके चारों तरफ जो सॉलिड है? बताओ पहले। आज की क्लास में मुझे कोई जवाब नहीं दे पाया ऑफलाइन में, देखूं ऑनलाइन में कोई जवाब देता है। और जो दोबारा लगा रहा है ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन, वो मुंह बंद रखे। ग्लास है मैम। ये कौन बोला है? यश। यस ओके, मैम रबर। रबर। पेपर। ओके ओके। बुक्स। बुक्स बुक्स। पेपर है मैम। टेबल, टेबल में लकड़ी है भाई, लकड़ी मैम प्लास्टिक पेपर लोहा। पेपर पेपर मैम पेपर। सॉरी 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 सॉरी, पेपर भी लकड़ी से बनता है, सो आई वाज राइट। एनीवेज भाई, यश ने पहले ही आंसर देके क्लास के सारे ह्यूमर को किल कर दिया है, राइट, एंड दैट इज ग्लास। मेरा पर्पस था ग्लास लाना, क्यों? क्योंकि लकड़ी, मेटल और प्लास्टिक लगभग हर चीज में है आज की डेट में। बट ठीक है, तुम लोगों ने बड़े अच्छे एग्जांपल दिए। क्लास एलकेजी के बच्चों के हिसाब से ये सवाल था। एलकेजी के बच्चे से पहली बार इंटरव्यू पूछते हैं कि उसकी आंख, नाक, कान, मुंह सब सही है, ये चेक करने के लिए कि बताओ क्या क्या सॉलिड है। तो वो तो आप लोगों के सही हैं, राइट। लेकिन जो मेरा पर्पस था ग्लास, तो यश ने आंसर दिया ग्लास। यश, ग्लास इज अ सॉलिड? है तो मैम सॉलिड ही। नहीं, that's why now you people will be saying, oh, my whole life is a fake. क्रिस्टल नहीं है मैम। नहीं बालक, नहीं बालक, बिल्कुल नहीं। ग्लास आज के बाद आपने सॉलिड बोला तो सामने वाला समझ जाएगा बालक 11वीं का है, 12वीं का नहीं है। सो प्लीज ग्लास के को आज के बाद आप सॉलिड नहीं बोलेंगे, इट्स अ स्यूडो सॉलिड। मुझे कहां से पता चला? प्रूफ क्या दूं आपको? जो 60-70 साल पुरानी बिल्डिंग्स है ना, लाइक चर्चेस, जिनको बड़ा लोगों ने प्रोटेक्ट करके रखा। मंदिरों में तो कांच नहीं इस्तेमाल होता, इसलिए मंदिरों में पुराने में आपको ग्लास नहीं मिलेंगे। कांच आपको कहाँ मिलेगा? चर्चेस के विंडो पैन्स में। जो बहुत पुराने विंडो पैन्स थे, उनको, इसके बारे में डिटेल अगली क्लास में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, जो ग्लास है इट इज स्यूडो सॉलिड। ये सॉलिड नहीं है, ये स्यूडो सॉलिड है, ये झूठा सॉलिड है। ये लगता है आपको सॉलिड क्योंकि इसकी डेफिनेट शेप, वॉल्यूम दिखने में एक सा होता है, इसीलिए, बट इट इज एक्चुअली नॉट स्यूडो सॉलिड। सो इट इज एक्चुअली नॉट सॉलिड। सो जो ग्लास है ना, एक्चुअली होता क्या है, वो हाईली विस्कस, जैसे हनी आप देखते हैं विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत मुश्किल से बहता है। सारी रात भी आप कटोरी में शहद रखा हुआ उल्टी कटोरी रख दो तो भी उसकी एक लेयर कटोरी से चिपकी रहेगी, बिकॉज उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। सिमिलरली ग्लास हाईली विस्कस लिक्विड है। जो 60-70 साल पुराने हमने चर्चेस की विंडोज पैन में देखा ना, कांच नीचे से मोटा था। अगर मैं ये विंडो पैन बना रही हूँ आपके सामने येलो कलर में, वो जो कांच था ना, उसकी मोटाई, थिकनेस नीचे बहुत ज्यादा थी, ऊपर बहुत पतला था। 50, 60, 70 सालों में उसके ऊपर धूप पड़ती गई तो वो धीरे धीरे बह के नीचे जमा होता गया। सॉलिड कभी बह नहीं सकता, इट्स नॉट अ फ्लूइड। चाहे 60 साल में बह के नीचे आया है, वो लिक्विड है बच्चों, सुपर कूल लिक्विड। मैं आपसे अगली क्लास में इसको लेके काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूंगी कि ग्लास में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये जो स्यूडो सॉलिड है, इसको जबरदस्ती सॉलिड बनाया गया है। मैंने खुद ग्लास पे काम किया हुआ है। आई विल शेयर योर माय एक्सपीरियंस विद यू कि हमने ग्लास से कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को, कैसे हमने रियलाइज की ये बात कि ये सही है। ग्लास इज नॉट अ सॉलिड, इट्स अ स्यूडो सॉलिड। इट्स सुपर कूल्ड लिक्विड, नीचे से मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है। पुरानी बिल्डिंग्स के कांच में उससे पता चलता है वो सालों साल नीचे बह के इकट्ठा हुआ है। आपके घर में जो क्रॉकरी ग्लास है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, उसमें कभी नहीं पता चलेगा क्योंकि उस पर धूप नहीं पड़ रही रेगुलर। ये सिर्फ विंडो पैन के ग्लासेस से हम प्रूफ कर पाए हैं।
और क्या, क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, ये अगली क्लास में आएगा, जस्ट इंफॉर्मेशन। सो सॉलिड के बारे में ये बात मैंने आज अपनी ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर ली थी, इसीलिए आज आपके साथ डिस्कस करी। और भी एक दो इंटरेस्टिंग चीजें बीच में लाऊंगी। टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ूं उससे पहले मुझे यूनिट सेल को डिस्क्राइब कैसे करना है उसके लिए चीजें। सो नाउ द टॉपिक इज हाउ कैन आई डिस्क्राइब अ यूनिट सेल। किस तरह से यूनिट सेल को डिस्क्राइब करूंगी। मुझे यूनिट सेल बताने के लिए 3 चीजें चाहिए बच्चों। फर्स्ट पॉइंट ए, एजेस दिख ही रही होंगी आपको, बट मैं दिखाऊंगी। एजेस को कोई कोई डायमेंशन भी बोल सकता है, और एनसीईआरटी ने इसको बोला है एक्सिस, राइट। एज देखिए 3 दिखा रही हूं, ए बी सी, हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, ए बी सी 3 एजेस। उसी एजेस को कोई डायमेंशन बोल देता है, और एनसीईआरटी ने उसको एक्सिस बोल दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसी को एनसीईआरटी ने एक्सिस बोल दिया है। सो चाहे वो एक्सिस की बात करें हम, चाहे हम एजेस की बात करें, चाहे हम डायमेंशन की, उसका मतलब ये है। दूसरी चीज, मुझे एक यूनिट सेल डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, इंटरफेशियल एंगल्स, 2 फेसेस के बीच के एंगल। ये एंगल सपोज अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, और ये वाला एंगल गामा। मैंने इंटरफेशियल क्यों कहा है अभी थोड़ी देर एक वीडियो में दिखाऊंगी आपको। फिर भी जस्ट टू टेल यू कि अभी भी आपको इतनी परेशानी ना बने क्या मतलब होता है इंटरफेशियल एंगल का। हैव अ लुक। ये जो मैं ब्लू कलर कर रही हूँ ये एक फेस है, जैसे लूडो डाइस का होता है ना, लूडो आप खेलते हैं, आपको पता है एक लूडो डाइस होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, ये एक उसका फेस है। ऐसे ही येलो कलर से ये नीचे वाला फेस है। इन दोनों फेसेस के बीच का एंगल कौन सा होगा, लेट मी शो यू, ये वाला। दिस इज इंटरफेशियल एंगल बीटा। सो ये सारी शेडिंग वेडिंग दोबारा हटा देती हूं मैं, ताकि आपको अल्फा बीटा गामा दिख जाए। ये 3 एंगल्स कहलाएंगे इंटरफेशियल एंगल। आगे अब आपको जरूरत पड़ेगी, तो अगर मैं कभी बोलती हूं, अभी बोलूंगी इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स मींस अल्फा बीटा गामा, एजेस मींस ए बी सी। तीसरी और आखिरी चीज एक यूनिट सेल के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, वो अब हम बात करें लैटिस साइड्स। ये आगे के पूरे चैप्टर में टर्म्स यूज होगी, वो बता रही हूं आपको। लैटिस साइड्स कहां कहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। अब देखो मेरे को कितना लंबा बोलना और लिखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसको छोटा कर दिया लैटिस साइड्स। जहां जहां पर पार्टिकल मौजूद है वो सारी लैटिस साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कोई मेरे को पूछे लैटिस साइड्स कौन सी हैं, ये ब्लैक वाले, दीज ऑल आर लैटिस साइड्स। मींस व्हाट, यहां पर पार्टिकल मौजूद है, मॉलिक्यूल, एटम और आयन। जहां जहां मॉलिक्यूल, एटम और आयन मौजूद होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लैटिस साइड्स। धीरे धीरे मैं इनको और कट शॉर्ट कर दूंगी, साइड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बार बार मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ रहा है बच्चों, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है। आज के बाद ये मेरे को करना ही नहीं पड़ेगा, मैं सीधे क्या बोलूंगी, लैटिस साइड्स। लैटिस साइड्स का क्या मतलब है, कहां कहां पर पार्टिकल बैठा हुआ है क्रिस्टल में। अभी थोड़ी देर में समझ आएंगी ये चीजें, लेकिन ये आपकी कॉपी में इस वक्त नोट हो जाना चाहिए कि वी नीड 3 थिंग्स टू डिस्क्राइब अ यूनिट सेल। यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए क्या 3 चीजें मेरे को चाहिए। यूनिट सेल यानी एक क्रिस्टल की पूरी कुंडली निकालेंगे हम। अब एक क्रिस्टल के, एक यूनिट सेल के बारे में पता चल गया आपको, वही तो रिपीट हो रहा है, यानी पूरे क्रिस्टल के बारे में पता चल गया। सो 3 चीजों के हिसाब से अब हम यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली, कैन आई शिफ्ट दिस स्लाइड, हो गया सबके पास इतना? ओके, अगर हैंड रेज नहीं होता है तो मैं समझती हूँ हाँ, जो मैं कह रही हूँ कर दूं, राइट। चलिए अब मैं आपके पास लाती हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो मैंने टॉपिक मेन लिखवा रखा है। तो पहली टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेसिस पे 7 तरह के यूनिट सेल होते हैं, आज 4 ही करवाऊंगी, बाकी के 3 आप खुद अगली क्लास में मेरे साथ फिलअप करवाएंगे। फर्स्ट इज क्यूबिक। हर उस यूनिट सेल को मैं क्यूबिक कहूंगी जिसकी तीनों एजेस A इज इक्वल्स टू B,
इज इक्वल्स टू सी, तीनों एजेस बराबर, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तीनों एंगल बराबर और वो भी 90 डिग्री के बराबर। क्यूब वैसे भी आप अपनी लाइफ में चारों तरफ देखो, लूडो डाइस इज अ क्यूब, इसको कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। अगर नाम बाद में, अगर दो एजेस सेम लेकिन तीसरी एजेस उसके बराबर ना हो, फिर भी तीनों एंगल्स इक्वल हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री, उसको अलग नाम देंगे। आप लोगों से पूछूं तो आप शायद मेरे को नाम बताओ, क्यूबॉइड, शायद मैथ्स में 10th तक इसको क्यूबॉइड कहते हैं। कोई और नाम सुना है इस ज्योमेट्री के लिए? एनीबडी? मैम टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, ये किसका आया है जवाब? सही आया? खुशी। खुशी, बिल्कुल सही। Tetragonal is the geometry which we use to write here. ये वो ज्योमेट्री होती है जिसको आप वैसे क्यूबॉइड माने, बट क्यूबॉइड के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज में कोई जगह नहीं है शब्द के लिए, उस वर्ड को रिप्लेस करके कर दिया गया है टेट्रागोनल, उसको कहते हैं टेट्रागोनल। अभी बताऊंगी मैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देन जब तीनों ही एजेस अनइक्वल हैं, ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल अभी भी 90 डिग्री वाले हैं, इस ज्योमेट्री को कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बिक भी, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑर्थोरोम्बिक मैं आपको याद करवा रही हूँ, ये होमवर्क में नहीं डाल रही, याद करवा रही हूँ। चौथी और आखिरी आज के लिए 7 हैं टोटल, वो अगली क्लास में भरेंगे बाकी। चौथी है भाई, तीनों एजेस भी अनइक्वल। मेरे बोलने के तरीके से पता चल रहा होगा मैं क्या बोलने वाली हूँ, तीनों एंगल्स भी अनइक्वल, निहायत ही खराब और अनसिमेट्रिक ज्योमेट्री है, और तीनों में से एक भी 90 डिग्री नहीं है। ऐसी ज्योमेट्री वर्स्ट ज्योमेट्री कहलाती है। ये कोई सिमेट्री नाम की चीज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ट्राइक्लिनिक। आज 4 ही, अपने कॉपी के पेज पे 3 की और जगह छोड़ दीजिएगा, और एक कॉलम यहां भी चाहिए होगा, अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी। एक साथ इतना याद नहीं कराया जा सकता। अब भाई इसमें से कोई क्वेश्चन क्या पूछेगा? एम्स का है 2010 या 2011 का क्वेश्चन। मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया, हैज गॉट द ज्योमेट्री। हैंड रेज हुआ है भाई किसी का, बोलो। मैम वो लास्ट में आपने नॉट इक्वल साइन डालना भूल गए हैं। हाँ, और मैंने बोल दिया। थैंक्स फॉर सेविंग मी। बिल्कुल जी, नॉट इक्वल डाला तो है, बट मेरा पेन नहीं चला है। अब ये मेरा पेन भी घिस गया है बेचारा, वेट करते करते कि कब ऑफलाइन क्लास हो। सीरियसली दिस, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी जी। मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया, इन चारों में से कौन सी ज्योमेट्री दिखाती है? ये एम्स का क्वेश्चन है। टेट्रागोनल। माचिस की डिब्बी है घर में? उठा के लाना जरा, आर्यन उठा के लाओ, अगर है तो लो मम्मी से, क्योंकि टेट्रागोनल नहीं होती वो। देखो मैंने तो माचिस का बड़ा इस्तेमाल किया है, राइट? मैंने बोला ही नहीं। अच्छा सॉरी, हैंड रेज, अच्छा आई एम सॉरी। जिस किसी ने भी टेट्रागोनल हैंड रेज, अच्छा तब का हुआ है आपका, सॉरी आई थॉट जिसने हैंड रेज किया उसने ही बोला जी। खुशी मैम इट विल बी ऑर्थोरोम्बिक। इट इज ऑर्थोरोम्बिक, क्योंकि अगर आप मैच बॉक्स देखते हैं, बिल्कुल सही, मैच बॉक्स में तीनों एजेस एक दूसरे के अनइक्वल होती हैं। आप आज उठा के देखिएगा, और ये स्टैंडर्ड रूल है। अगर कोई माचिस की डिबिया आपको ऐसी मिलती है ना, जिसकी 2 एजेस बराबर हैं, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल्स। किसी ने घर बैठ के मर्जी से बना दिए। देयर आर सम स्टैंडर्ड रूल्स फॉर इवन पैकिंग। तो मैच बॉक्स में आप देखेंगे ऑलवेज ऑर्थोरोम्बिक। तो जो मैच बॉक्स बनाते हैं ना, जब उनके पास ये इंस्ट्रक्शन होती है भाई ऑर्थोरोम्बिक होना चाहिए, तो उनके पास एक पढ़ा लिखा इंसान होता है फैक्ट्री डालने से पहले, जो बताता है कि रूल है ऑर्थोरोम्बिक, तो वो बताता है उनको, जिसने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा होगा, ऑर्थोरोम्बिक का ये मतलब होता है। तो हमारी डिब्बी ऐसी बननी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन AIPMT 2013 या 14 के आसपास आया हुआ था। ब्रिक, सिर्फ ब्रिक लिखा हुआ था। अब आप उसको आइसक्रीम ब्रिक ले, बटर स्कॉच की या वनीला की, या आप उसको दीवारों में लगने वाली ईंट लें, इट्स योर चॉइस। ब्रिक, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक? ऑर्थोरोम्बिक।
वो भी ऑर्थोरोम्बिक है, एब्सोल्युटली राइट। तो एग्जांपल्स की जगह हम अगली क्लास में रखेंगे, अभी नहीं। इसमें मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए क्या, और अच्छे लेवल पे जाती हूँ। ये तो मैंने भी एनसीईआरटी इन्फ्लुएंस रखे क्वेश्चंस। अभी भी जो एनसीईआरटी बोर्ड का क्वेश्चन एक बताती हूँ आपको, क्वेश्चन था आउट ऑफ दीज पिक द ज्योमेट्रीज इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। जब आप सातों का टेबल भर लेंगे ना आपको पता चलेगा, लेकिन अभी इन चारों में अगर मैं बात करूं, वो ज्योमेट्रीज मेरे को चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक एंगल तो 90 डिग्री है। उसमें क्यूबिक आ जाएगा, टेट्रागोनल आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक आ जाएगा, ट्राइक्लिनिक नहीं आएगा, क्योंकि ट्राइक्लिनिक में एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यहां से आज के टेस्ट में भी आप एक्सपेक्ट करिए। सो दीज आर types of unit cell, only 4 in total. We are going to complete 7 in next class. आज की क्लास के लिए 4 ही, अभी मोनोक्लिनिक और कई फॉर्म्स आनी है, वो घोच पौच ना हो जाए, आपको याद हो, इसीलिए अभी इतना ही। So this is what types of unit cell, एक कैटेगरी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। इसके हमने 4 टाइप ले लिए। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक देखिए, उसमें मेरे को एक वीडियो भी दिखाना है और 18 स्लाइड्स भी आपको दिख रही है 3 डायमेंशनल डायग्राम्स की। आज का लास्ट अब हम लेते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन, यहां से पेन कम और दिमाग ज्यादा चले। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री एट ऑल। ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक भूल जाना, साइड में रख देना, बिल्कुल भूल जाना, राइट। तो अरमान, यहां तुमसे क्विक रिप्लाई चाहूंगी अब आने वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि नाउ दीज आर ओरल क्वेश्चन। क्लास में जो आज मेरे सामने थे सबका पेन रखवा दिया था इस टॉपिक के बाद कि खबरदार जो किसी ने पेन उठाया तो नहीं उठाना इसमें। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स 2 तरह के होते हैं। ए, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है और देखना है और तैयार रहना है क्विक जवाब देने के लिए। मैं अभी वीडियो भी दिखाऊंगी आपको। एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। नाम ही बता देता है, प्रिमिटिव मतलब बेसिक, जरूरी, पुराना, सबसे पहले। ये शब्द होते हैं प्रिमिटिव के लिए हमारे पास, हमारी वोकैब में। यानी अगर एक घर बनाना है तो उसका प्रिमिटिव ढांचा क्या होता है, पहले पिलर्स खड़े करो। एक बिल्डिंग बनानी है तो भाई पिलर्स के बाद बनेगी बिल्डिंग। तो बेसिक ढांचा जो कहलाता है जरूरी, जिसके बिना क्रिस्टल बन ही नहीं सकता, यूनिट सेल बन ही नहीं सकता, वो कहलाता है प्रिमिटिव। यूनिट सेल के टाइप्स में पहला आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है ये देखिए। मेरे को ऑनलाइन इस पे पढ़ाने की पिछले साल में इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है, आज मेरे से क्लास में बोर्ड पे ये डायग्राम बनने में 2 बार रब करना पड़ गया मेरे को खड़ा होके वहां पे बनाने में। क्यूब नहीं अच्छे से बना मेरे से, व्हाई? बिकॉज आई एम यूज्ड टू ऑफ दिस। बट एनीवेज, ये मैंने अब यूनिट सेल बनाया। अब जितने भी बच्चों हमने यहाँ पे आज की क्लास में, आगे पूरे चैप्टर में यूनिट सेल बात करनी है, सिर्फ क्यूबिक बात करनी है। हमारे सिलेबस में क्यूबिक है, बाकी के साथ उस टेबल में छोड़ के आएंगे हम, जो पूरा करेंगे 6। सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक ध्यान में रखना, भूल जाना ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक क्या थे। क्यूबिक को लेके ही आप आगे चल रहे हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैटिस साइट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर मौजूद हों और कहीं भी नहीं। भाई जब तक ये 8 कोने नहीं होंगे तब तक इन लाइनों को जोड़ के मैं एक क्यूबिक ज्योमेट्री नहीं बना पाऊंगी। तो ये कैसे क्यूब दिखता है क्रिस्टल में, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक डायग्राम में एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन जो यूनिट सेल हमने मेकआउट किया सबसे पहला, वो था प्रिमिटिव। कुछ क्रिस्टल्स में नेचर में मिला, कुछ में गिने चुने में, कि जिनमें लैटिस साइट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। सो इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर्स, पहली बात। दूसरी बात, टोटल 8 लैटिस साइट्स होंगी, 8 ही जगहों पे मिल सकता है मैक्सिमम। ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आ जाता है मेरे पास नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के टाइप्स, पहले तो प्रिमिटिव नोट करने की जरूरत नहीं, कर भी लिया तो चलेगा, इट्स अप टू यू। लेकिन ये ऐसी चीज है जो मैं अभी आपको एक स्क्रीन पे सारी दिखा दूंगी, बहुत इजी है, आप नोट करें या ना करें, डजंट मेक डिफरेंस। अगली स्लाइड पे रेदर मैं आपको कोशिश करती हूँ ये दिखाने की। देखिए ये मैंने एक रखा हुआ था, किसी को समझ नहीं आएगा तो यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए एज A, B,
सी, और ये रहे इंटरफेशियल एंगल्स, बट वो वैसे ही समझ आ गए तो आई डोंट नीड दिस। ये देखिए एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं इन एक्चुअल सेंस, क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं दिखने में, इस तरह के, इनमें हम छोटा सा रिपीटेटिव यूनिट सेल ढूंढ रहे हैं। तो वो मैं आपको अभी दिखाने के बजाय एक बार पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग दे दूं जो मैं आपसे बात कर रही थी, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या था वो मैंने आपको बताया। अब मैं अगली स्लाइड पे लेके आ रही हूं नॉन प्रिमिटिव, अगली स्लाइड पे। सो नॉन प्रिमिटिव कौन से? 3 है, तीनों एक ही साथ दिखा रही हूं, आप लोग खुद ही उसके नामकरण मेरे को करवा दोगे, और इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस। आज की क्लास का प्लान इतना ही है। नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहला आता है, नाम बाद में दूंगी, पहले दिखा देती हूँ। नॉन प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी लैटिस साइट मिल जाए, यानी कॉर्नर्स पे तो है ही, अदर देन कॉर्नर्स ऑल्सो, अदर देन, ये कोई खास पूछा नहीं जाएगा आपसे, इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अदर देन कॉर्नर्स ऑल्सो, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि लैटिस साइट्स आर नॉट ओनली कॉर्नर्स, मोर देन कॉर्नर्स, अदर देन कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं अगर लैटिस साइट मिल गई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल गया, तो उसको हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। आज क्लास में मेरे से नहीं बना इतना अच्छा यूनिट सेल, शायद कल बन जाए, यहां तो बन गया। चलिए, कॉर्नर्स पर तो मौजूद है ही है बाय डिफॉल्ट, अब ये तो होगा, ये बताएगा नहीं कोई क्वेश्चन में, इस पे भी आपसे गेम खेला जाएगा कि आप भूल जाओगे नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर्स पे तो होता ही होता है भाई, खंबे तो खड़े हो गए, अब बिल्डिंग बन जाएगी। उसके अलावा अगर यहां पर भी मौजूद हो, जो अब मैं बना रही हूं, पहचानना वो लोकेशन कौन सी है, बिल्कुल ये बीचों बीच, इस यूनिट सेल के अंदर बीचों बीच। तो इस लोकेशन को अभी तो मैं बता देती हूँ, आपसे नहीं कहलवाती, इस लोकेशन को मैं कह सकती हूँ बॉडी के सेंटर पे, बॉडी सेंटर। सेम साइज का होगा, मैंने बड़ा इसलिए बना दिया कि आपको अलग से दिखा सकूं, जरूरी नहीं है सेम साइज, अलग भी हो सकता है, खैर वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर कॉर्नर्स के अलावा बॉडी सेंटर पर भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होगा तो वो प्रिमिटिव नहीं कहलाएगा, वो नॉन प्रिमिटिव कहलाएगा, बॉडी सेंटर एज वेल एज कॉर्नर्स। और ऐसे यूनिट सेल को नाम दिया गया बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ये आज पहली और आखिरी बार है जो मैं इतना लंबा लिख रही हूँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्वेश्चंस में भी इसको लिखा मिलेगा BCC, आज के टेस्ट में भी BCC मींस बॉडी सेंटर्ड यूनिट। नाउ टेल मी गाइज, अप टू यू, हाउ मेनी लैटिस साइट्स, कितनी लैटिस साइट्स हैं इसमें, गिन के बताओ। मैम 9। 9, 8 कोने और एक बॉडी के बीच में, बिल्कुल सही, लैटिस साइट्स आर 9, राइट, बिल्कुल सही कहा। लैटिस साइट्स कितनी है? 9 है। और इसमें कहां कहां है? 8 कॉर्नर्स और एक बॉडी। ऐसे नॉन प्रिमिटिव सेल को क्या कहते हैं? ऐसे नॉन प्रिमिटिव सेल को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। मैं एक वीडियो में सारे अभी आपको दिखाऊंगी, जस्ट 5-7 मिनट और लगेंगे। दूसरा यूनिट सेल यहां बना रही हूं, शायद अब आप लोग मेरी और मदद कर पाओ। हैव अ लुक, दूसरा यूनिट सेल, कॉर्नर्स के येलो अब मैं नहीं बना रही, मतलब लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आई होप हमें सबको पता चल गया कॉर्नर्स पे तो है ही, वरना ये बनेगा ही कैसे, ठीक है। कॉर्नर्स पे तो है ही, उसके अलावा कहाँ है? आइडेंटिफाई दीज लोकेशंस। काव्या, ये लोकेशंस कौन सी हैं? मैम फेस पे। फेस पे है, बिल्कुल राइट। शिवम, काव्या अगली बार नाम लूं, जवाब आना चाहिए। मैंने 6 फेस के सेंटर पे लगा दिया। लूडो डाइस के 6 फेस होते हैं, 6 फेस पे मैंने लगा दिया। ऐसे यूनिट सेल को अब मैं क्या बोलूंगी, है तो ये भी नॉन प्रिमिटिव, कॉर्नर्स के अलावा कहां मौजूद था? फेस सेंटर पे, यानी 6 फेसेस के सेंटर पर प्लस कॉर्नर्स पर, इन जगहों पर लैटिस साइट्स थी,
कांस्टेंट पार्टिकल मौजूद थे, इसीलिए ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी FCC. टेल मी इट्स लैटिस साइड्स. शिवांग, प्रखर, अरमान, लैटिस साइड्स कितनी? 14. 14. यश ने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. लैटिस साइड्स आर 14 FCC में. 2 आपके सामने आ गए, तीसरा एक और बना रही हूँ. रेदर लेट मी यूज नेक्स्ट स्लाइड ताकि प्रॉपर डायग्राम बन सके. 2 BCC और FCC आपके सामने आ गए. अब आपके पास आता है एक और, पहचानना इसको. शायद इसका पूरा नाम आप मुझे दे सको. राइट नैन्सी, देखो somebody is trying to enter. मैंने आज जितने भी नए बच्चे आए थे ना, उन सबको कहा था क्लास के बीच में कभी भी एंटर करके देखना ऑनलाइन क्लास कैसी हो रही है. तो आज करते रहेंगे ये लोग जी. अब इसमें आप ये देखिए, ये मैं एक और यूनिट सेल बना रही हूँ. इसके कॉर्नर्स पर तो है ही है एज एक्सपेक्टेड, उसके अलावा एक और जगह है. उस साइट को देखूं आप लोग पहचानते हो? मैम एज. एज, एब्सोल्युटली राइट इश्कीरत. इट इज एज सेंटर्ड. कितनी एजेस हैं इश्कीरत, ये भी बता दो. मैम 12. हाँ, तो गिननी मैम पड़ गई ना. टोटल हाँ. नहीं मैम, टोटल में 20 हो जाएंगे. अच्छा अच्छा, आगे की भी बात बता दी. सही है सही है सही है. एनीवेज कोई बात नहीं है, ये पहले दिन ही है ना, इजी इजी टॉपिक है, तुम लोग कर लो. मैं बिल्कुल सही. बट यस, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीबडी नाउ ऑनवर्ड्स, कि आप मेरे को प्रिडिक्ट कर ही सकते हो बड़े आराम से कि अगला यही पूछा जाएगा. सो ये 12 एजेस हैं. अगर लूडो डाइस, मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्यूब है, अभी थोड़ी देर में अपना कैमरा भी ऑन करके उसमें भी दिखाऊंगी आपको कुछ चीजें. कुल मिला के अगर मैं इस तीसरे यूनिट सेल की बात करूं तो इसका नाम हो गया एज सेंटर्ड. हर एज पर है 8 कॉर्नर्स और 12 एजेस. और जैसा इश्कीरत ने मुझे एडवांस में बता दिया, 20 लैटिस साइड्स. क्लियर सबको? एक आखिरी, ये था तीसरा. चौथा एक आखिरी, एक आधा तो मैं टेस्ट के लिए भी सेव करके रखूंगी, कभी तो फंसाऊंगी ना, चाहे वो क्लास टेस्ट हो चाहे चैप्टर टेस्ट हो. मनराज, इसका दीजिएगा. मनराज, अगली क्लास में आप भी ऑफलाइन आ रहे हैं, ठीक है? मुझे इसका नाम देखना है. तुम लोगों को देने को आए तो तुम क्या दोगे? ये है तो नॉन प्रिमिटिव, बट इसमें क्या खास है? मनराज बोलो जी. मनराज, मल्हार, मनवीर, सारे एम. ऑपोजिट फेसेस पे है लेटर्स. हाँ, बात तो सही है, ये तो पहचान लिया, ऑपोजिट फेसेस पे है. तो ठीक है, मैं नहीं कहती वो नाम दो जो बुक्स ने दिया है. तुम्हें इसका कोई नाम देने को कहा जाएगा तो तुम क्या दोगे? जस्ट आई वांट टू सी योर क्रिएटिविटी. बच्चे ज्यादा अच्छा बता देते हैं. मुझे इसका नाम नहीं पसंद आता जो है, तो चलो एक नया नाम रख लेते हैं आज. जी मनवीर. हार्दिक, इश्मिन, काव्या, मल्हार, मनीषा, महक, लाओ भाई, क्या दोगे नाम इसका? अनमोल, जवाब दो. अगर तुमसे कहा जाए तो इसका कुछ नाम क्रिएट करना है. एक हाथ खड़ा हुआ है और वो है किसका? ओ भाई दिख जाओ. ओके, चेतनपुरी, जवाब दो. क्या नाम दोगे इसको? मैम ऑपोजिट फेसिंग सेंटर. वही मनराज ने बोला, और बाकियों ने अब इतनी देर में अगर किसी ने गूगल कर लिया हो तो आई हेट यू फॉर दैट. मतलब गूगल मत करना. ठीक है, ऑपोजिट फेसेस पे है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो इसका नाम नहीं हो सकता ना. अगर मुझे इसका नाम देना है, जैसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड. मनवीर, अच्छा मनवीर, तुमने ये चैप्टर पिछले साल मेरे से पूरा पढ़ लिया है, तो तुमसे पूछना वॉज a wrong idea, a bad idea. Absolutely right. It is end centered. तो ये कौन सा यूनिट सेल कहलाएगा? एंड सेंटर्ड कहलाएगा. आपको अब ये याद होना चाहिए. इसके लैटिस साइड्स कितने? ऑफ कोर्स 8 कॉर्नर और 2 एंड सेंटर वाले, तो लैटिस साइड हो गए टोटल मिला के 10. ठीक है, ये हो गए
कुल मिला के मेरे पास सारे नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आज के बाद बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यू क्विक वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज। बड़ी मुश्किल आज मैंने सबर करके लंबा लंबा बोला है। एफसीसी, बीसीसी, एज सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। बी प्रिपेयर्ड, ये 4 वर्ड आते ही आपके दिमाग में वो आना चाहिए जो अभी बात हुई। एनीवेज, ये तो आपको मैंने दिखाए कैसे कौन कौन से यूनिट सेल होते हैं। अब थोड़े से 3D डायग्राम दिखाती हूँ आपको, जस्ट टू हैव अ लुक कि एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में बच्चों ऐसा होता है, क्रिस्टल में अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, सॉलिड्स में पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं, ऐसे देखो। और मैं तो क्यूब में बीच में बड़ी बड़ी लंबी लाइनें खींच रही हूँ 2 पार्टिकल्स के बीच में, तो लगता है ले इतना डिस्टेंस है 2 पार्टिकल्स के बीच में। अगर तुम देखो मैं इतनी देर से जो क्यूब बना रही हूँ और कह रही हूँ जो सबसे छोटा यूनिट सेल ऐसा होता है, अगर तुम लोग मेरे क्यूब पे ध्यान दो तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, लैटिस साइड्स के बीच में इतना बड़ा गैप दे दिया। क्या इतना बड़ा गैप सॉलिड्स में होता है? वो तो फिर लिक्विड हो गए, नहीं होता। जस्ट टू सिंप्लीफाई द ज्योमेट्री, जिसको आप देख सकें, उस वजह से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए। एक्चुअली में कैसा होगा, हैव अ लुक। इस डायग्राम पे आइए, ये देखिए, इसको कहते हैं ग्रिड डायग्राम, जिसमें एक्चुअली कांस्टेंट पार्टिकल्स को एज्यूम कर लिया कि स्फेयर होंगे एटम्स। इस तरह से देखो एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, डायरेक्ट टचिंग है। अगली क्लासेस में टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने डायरेक्ट टचिंग है उस पर बात होगी, उस पर क्वेश्चन होगा। बहुत ही गंदा और डिफिकल्ट टॉपिक है, बट हम करेंगे। खैर, ये डॉट्स इनके सेंटर पॉइंट्स हैं, इनके न्यूक्लियसेस हैं, राइट? क्योंकि फोटो तो उसी की आती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तो फोटो ही नहीं आ पाती। तो एक्सरे से फोटो लिए हमने क्रिस्टल्स की, और फिर हमें ये डॉट्स मिले, फिर हमने इन डॉट्स को जोड़ा, और डॉट्स को जोड़ के ज्योमेट्री आई क्यूब या व्हाटएवर। सो ये आपको एक क्रिस्टल लैटिस दिखाया, सिंपल वाला, जिसमें यूनिट सेल वाज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। अभी मैं ये काटे हुए क्यों बाद में बात करूंगी, बट एक्चुअली में इन 8 कॉर्नर्स को जब जोड़ा, जिसको मैं अब जोड़ रही हूं और ये रेड कलर से शेड कर रही हूं, ऐसे ढूंढते हैं ज्योमेट्री। एक्चुअल क्रिस्टल तो ऐसा है, गोले गोले से जुड़े हुए, चिपके हुए आपस में, भर के बहुत सारे। उसमें मैंने इस तरह से सेंटर्स को जोड़ के ज्योमेट्री ढूंढी है कि भाई ये तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल था, पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे मौजूद थे। तो ये इनके न्यूक्लियसेस है, और बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींची है न्यूक्लियसेस के बीच में, जस्ट टू रिलेट कि देखें जोड़े इन डॉट्स को, क्या ज्योमेट्री बनती है। ज्योमेट्री बनती है क्यूब, और फिर पता चला जी ये तो सिर्फ कॉर्नर्स पे मौजूद है। तो ऐसे यूनिट सेल को कह दिया सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब मैं आपको दिखाती हूं बीसीसी। देखिए बीसीसी ऐसा होता है, ये है पूरा क्रिस्टल लैटिस, हैव अ लुक। ऐसा, इसमें मैंने रिपीटेटिव यूनिट ढूंढी कि कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है पूरे क्रिस्टल में, 3 डायमेंशनल, वो ढूंढी तो देखो ऐसी निकली ये डब्बा। फिर मैंने इसके बीच के न्यूक्लियसेस को ढूंढा, डॉट्स बनाए, और उन डॉट्स को यहां लेके आई, इजी किया, जिसको कहते हैं रिड्यूस्ड स्फेयर यूनिट सेल प्रेजेंटेशन। यानी अब हमने स्फेयर के साइज को छोटा कर दिया, न्यूक्लियस तक ला दिया। तो मुझे क्या पता चलता है भाई, इसकी लैटिस साइड्स तो कॉर्नर्स के अलावा, बिल्कुल देखो इधर देखो, ये रेड बॉडी के बीचों बीच भी एक बैठा हुआ है। यानी ये कौन सा यूनिट सेल था? ये था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जो ऊपर लिखा होगी। इस पे थोड़ी देर बाद आएंगे, लास्ट इसी को करेंगे, बट अभी पहले इमेजिन करना सीख लीजिए। ऐसे ही एफसीसी भी यही होगा, हैव अ लुक। ये रहा पूरा 3 डायमेंशन क्रिस्टल। इसमें मैंने छोटी सी रेपिटेटिव यूनिट ढूंढी, और यूनिट ढूंढी तो देखो यहां देखना, इस छोटे से डायग्राम में फेस के बीचों बीच आ रहा है एक, और ये रहे कॉर्नर्स वाले, कॉर्नर्स पे भी आ रहा है, फेस के बीचों बीच भी आ रहा है। उन सारे डॉट्स को लिया और यहां जब ड्रॉ किया तो एक फेस 4 कॉर्नर से बना, वहां पर भी थे। हर कॉर्नर के, हर फेस के सेंटर पे भी एक पार्टिकल मिला, उसको कहते हैं एफसीसी। मैंने आपको ये बना के दिखाया, दिस वन। और एक्चुअल नेचर में इसमें से ढूंढा जाता है, जिसको मैंने सर्कल किया। तो ये स्लाइड सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई एफसीसी का मतलब, बीसीसी का मतलब हमने कैसे निकाला है। एक्चुअल दिखने में ये ऐसा है। आज क्लासरूम में मैंने पढ़ाया थोड़े डिफरेंट तरीके से, क्योंकि मैंने क्लासरूम को ही यूनिट सेल इमेजिन करके वहीं पे कोने और फेस और सब ढूंढा, वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था, ये अलग तरीके का है। सो अब इसमें आगे आप आते हो
तो मैं अगला टॉपिक अब आपसे बात करूं उससे पहले जस्ट फाइनलाइज दिस. व्हाट डू आई मीन बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल, व्हाट डू आई मीन बाय बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड व्हाट डू आई मीन बाय फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. हैव अ लुक. और एंड सेंटर्ड होता उसके लिए एक और स्लाइड आपको दिखा देती हूं, और वो स्लाइड यहाँ पर एंड सेंटर्ड दिखाती क्यों, यही बना देती हूँ, जो ज्यादा बेटर है. थोड़ा सा आप पे भी प्रेशर रहेगा कि बना रही हैं तो देखना पड़ेगा. ये रहा एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड जो अभी आप लोगों ने बताया कि ऑपोजिट फेसेस पर भी हो विद कॉर्नर्स, एडिशनल टू कॉर्नर्स. अगर ऑपोजिट फेसेस, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस, मैं ऊपर नीचे वाला बना रही हूँ, आप लेफ्ट राइट वाला भी बना सकते हैं, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस पर अगर कांस्टेंट पार्टिकल मौजूद है, लेटिस साइट है, तो उसको कहते हैं एंड सेंटर्ड. यहाँ एज सेंटर नहीं बनाया हुआ है, लेट इट बी. सो ये हुई बात टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की. मुझे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा क्यों दिया गया है, अब मेरे को ये भी तो जानना है. What I am doing, मैं कहाँ इसको यूज करने वाली हूँ, from where I am getting this thing कि मेरे को क्या करना है. अब आते हैं आज की क्लास का आखिरी हिस्सा, and that says एक्चुअली कर क्या रहे हैं आप. तो आज की क्लास के आखिरी पार्ट पे, जिसपे आज के एक टेस्ट में 8 क्वेश्चंस हैं, पहले 8 में यहाँ कराऊंगी और बिल्कुल डिफरेंट 8 वहां मिलेंगे, उस हिस्से को करते हैं. और वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो हिस्सा कहलाता है फाइंडिंग आउट फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल. क्रिस्टल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं. क्लास 11th तक मैंने खुद ने आपको कराया कि बच्चों क्रिस्टल का फॉर्मूला कैसे निकालना है. सपोज एक क्रिस्टल है जिसमें Na है, Cl है, इसका चार्ज +1, इसका चार्ज -1, क्रिस क्रॉस कर दो, आप फॉर्मूला दे दोगे NaCl. चुपचाप कराया हमने, बिना कुछ चूंचा किए, कोई ऑब्जेक्शन डाले. यही आपने 10th में किया, यही 9th में किया. अब ध्यान देना, मैंने मैग्नीशियम और क्लोराइड का फॉर्मूला आपसे पूछा, तो आप क्या करोगे जी. मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज है, क्रिस क्रॉस कर दो, फॉर्मूला दे दो. बड़ी अजीब सी बात करी हमने, ना किसी ने पूछी, ना मैंने पूछने दी, ना मैंने बात करी कि मैग्नीशियम का +2 चार्ज क्या करता है. वो नीचे आने का मतलब है 2 क्लोरीन, मतलब एक क्लोरीन को उसने 2 बना दिया. ये एक जुगाड़ ढूंढा गया कि आपको फॉर्मूला बनाना आ जाए जिंक और ऑक्साइड का, टिन और क्लोरीन का, आप क्रिस क्रॉस करके काम चलाते रहे, आगे भी उसी से चलाएंगे. बट नेचर में थोड़ी ना ऐसा होता है कि मैग्नीशियम के +2 चार्ज को देख के क्लोरीन कहता है अरे तुम्हारे पास +2 है तो मेरे को तो अपने नंबर को 2 करना पड़ेगा. नहीं, ये नेचर में कोई रूल बुक थोड़ी है. ये कैसे हुआ होगा वो आज आप पढ़ेंगे. उसके बेसिस पर 9th 10th 11th 12th के बच्चों को बताने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया गया कि आप छोड़ो कहाँ सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, कहाँ ये सब काम करोगे यूनिट सेल. आप ना इस तरीके से फॉर्मूला निकाल लो. 12th के बाद नहीं, 11th तक आप लोगों ने फॉर्मूला ऐसे निकाला, लेकिन 12th में अगर ऐसे फॉर्मूला निकाला ना इस चैप्टर में, 99% आप गलत जाएंगे, वो आज गलती कर लेंगे आप. सो अब ये क्रिस क्रॉस वाले के पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझते हैं. यानी वी आर गोइंग टू सी नाउ formula of the compound of the ionic crystal. क्रिस्टल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं. एक्चुअली फॉर्मूला मींस जिन भी 2-3 चीजों का क्रिस्टल बना हुआ है उनके बीच का सिंपलेस्ट होल नंबर. कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहेंगे प्लीज. इसको नोट मत करना फॉर गॉड सेक. अगर लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो तो सिर्फ सुनना, ये नोट करने वाली चीजें नहीं है. कोई नहीं पूछेगा इसको, इसके सीधे न्यूमेरिकल पूछेंगे, ओरल वो अभी मैं पूछने वाली हूँ. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो होता है वेरियस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का, लेट्स सी आयंस का, वो होता है उसका फॉर्मूला. वो निकालते हैं. अब किस चीज का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एक्चुअल पार्टिकल्स या एटम्स या आयंस, कुछ भी, इन 1 यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स मौजूद है, उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो से आप फॉर्मूला निकालते हो किसी भी क्रिस्टल का. कुछ नहीं समझ आया हमको, अब समझ आएगा. सपोज से एक क्रिस्टल है AB, आपको नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है. A और B से बना हुआ है. AB का मतलब क्या है? AB से बना हुआ है. इसका रेशो XY कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता. सपोज देयर इज अ क्रिस्टल मेड अप ऑफ 2 थिंग्स A and B. B इज एन आयन, एक आयनिक क्रिस्टल है, एंड A इज कैटायन. राइट? समझाते समझाते मैं 7-8 क्वेश्चन करा जाऊंगी.
और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। A इज कैटायन, B इज एनायन। ये क्रिस्टल का यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में A इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी के बीचों बीच जो मैंने रेड कलर का अलग कलर का बड़ा सा बनाया था, A प्रेजेंट है बॉडी के बीचों बीच एट बॉडी सेंटर। इस सब के बाद वीडियो मेरा भी दिखाऊंगी, मैं खुद आपको कुछ अपने हाथों से करके दिखाऊंगी, मॉडल से, प्रॉप से, और YouTube से उठाया हुआ वीडियो भी एक दिखाऊंगी, ताकि सब चीज अच्छे से पैक हो जाए। बी मौजूद है सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। अब काम क्या करना है बच्चों, अगर मैं बिल्कुल कुछ खास बात ना करूं और आपको कहूं गिन लो भाई कितने A और कितने B, उसका रेशो इज गोइंग टू बी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इफ अदरवाइज उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करिए, दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। जल्दी मत करना, अभी सुनना मैं कर रही हूं। आपने गिन लिया होगा अब तक, इतने तेज हैं सब लोग। मैंने एक यूनिट सेल बनाया, ठीक है, ये रहा यूनिट सेल AB का, मुझे भी इनका नंबर निकालना है। A कहाँ मौजूद है बच्चों, A मौजूद है बॉडी के बीचों बीच, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच। लेकिन B कहाँ मौजूद है, अलग कलर से बना देती हूँ। B मौजूद है सिर्फ और सिर्फ इनके कॉर्नर्स पर। अब अगर मैं आपको हो रहा होगा इस तरह ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है कैसे है, मनवीर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके अलावा भी कोई भी नहीं, क्योंकि उसने पढ़ लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें गिनने हैं कितने भाई। A जो मौजूद है वो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, वो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट सेल के अंदर है। सपोज बच्चों आप जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम को एक यूनिट सेल समझ लो, क्यूबिक। आपके रूम के बीचों बीच में जो एक बॉल पड़ी है, वो बॉल सिर्फ इस रूम के अंदर है, कोई और रूम उसको शेयर नहीं कर रहा, पूरा आपका हिस्सा है। तो बॉडी पे मौजूद जो बॉडी सेंटर पे मौजूद जो पार्टिकल है वो पूरा पूरा इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू अकेला दिस यूनिट सेल, इसीलिए उसकी गिनती हो गई 1। इस यूनिट सेल के हिस्से ये पूरा एक आया। लेकिन जो कॉर्नर्स पर मौजूद है उसके लिए अब मेरे को कुछ समझाना है। ये कॉर्नर्स पर एक यूनिट सेल पे मौजूद है। अब जरा इस डायग्राम पे आइए, इससे समझिए, फिर मैं आपको वीडियो से भी समझाऊंगी। ये जो ब्लैक डॉट कर रखा है, ये क्रिस्टल लैटिस में बीचों बीच एक कॉर्नर का पार्टिकल मैंने चुना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक यूनिट सेल, ये नंबर 1 ग्रीन वाला जिसको 1 लिखा है, वो एक यूनिट सेल है। आप जानते हैं यूनिट सेल इज रेपिटेटिव यूनिट। ये वो रूम है जिसमें आप बैठे हैं, ये ग्रीन वाला वो रूम है जिसमें इस वक्त आप लोग बैठे हैं। और इस रूम के ऊपर आपके साइड, राइट हैंड साइड टॉप पे जो कॉर्नर है ना आपके कमरे का, उस कोने को देखो, वो कोना ये है। ये कोना बिल्कुल साथ वाला रूम जो है, रूम नंबर 2, क्यूब नंबर 2, उसमें भी कॉमन है। देखो मैंने रेड कलर से शेड किया। साथ वाला भी कॉमन है। साथ वाला मतलब किस डायरेक्शन में, आपके चेहरे की डायरेक्शन में, आपके फेस करता हुआ साथ में एक रूम है, दीवार कॉमन है, तो उसमें भी कोना कॉमन होगा। आपके राइट हैंड साइड पे एक रूम है जिसको अब मैं कलर कर देती हूँ ब्लू, भाई ये कोना तो उसमें भी कॉमन होगा, रूम नंबर 3। इसी तरह से अब आपको लग रहा होगा पता मैं क्या करने वाली हूं, डायगोनल में जो कमरा है वो है रूम नंबर 4, ये कॉर्नर तो उसमें भी कॉमन है। हैव अ लुक। तो दिस कॉर्नर इज कॉमन इन एक्चुअली 4 यूनिट सेल्स एक लेयर में। तो 5, 6, 7, 8 जो यूनिट सेल ऊपर मैंने बना रखे हैं उनकी क्या गलती है, वो भी तो छत के ऊपर कमरे 4 और हैं, और वो 4 कमरे क्या कर रहे हैं, वो 4 कमरे भी तो इस कॉर्नर को शेयर कर रहे हैं। पूरे क्रिस्टल में ये कोना, ये वाला कोना, जो एक कोना है आपके कमरे का, आपको जो दिखाई दे रहा है आप उसको देख लो, ये कुल मिला के 8 कमरों में कॉमन हो गया। आपके सामने है कैसे, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, 2 मैंने थोड़ा जहां बनाया है वो आपको थोड़ा सा इशू ना हो तो लेट मी रीराइट इट। रूम नंबर 2 दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, रूम नंबर 2, रूम नंबर 1, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, ये तो सेम फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे हैं, चारों में ये चल रहा है, चारों में ये कोना है। आप ही के कमरे के ऊपर 4 कमरे एकदम एग्जैक्टली ऐसे और लगे हुए, 5, 6, 7, 8, तो भाई ये कोना तो 8 यूनिट सेल में कॉमन हो गया। तुम्हारे कमरे को क्या हिस्सा मिला कॉर्नर का,
सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू द थिंग कि एक्चुअली में जो मेरे को कॉर्नर वाले मौजूद थे, कितने कॉर्नर्स थे? 8. हाउ मेनी कॉर्नर्स डू आई हैव? 8. 8 कॉर्नर पे बी मौजूद है, लेकिन एक कोने वाला 8 में शेयर्ड है। तो यहां मैं क्या लिखूं? शेयर्ड विद 8 यूनिट सेल्स इन टोटल। 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड है। मींस व्हाट? एक यूनिट सेल को इसका कौन सा हिस्सा मिलेगा? मनवीर के अलावा कोई बताओ। एक यूनिट सेल, आपके कमरे में दीवार पे जो कोना बना हुआ है, इसमें एक बॉल फंसी हुई है जो 8 कमरों में शेयर्ड है। यस खुशी? Ma'am, I was giving the answer for that. Yeah, please give me answer. Ma'am, 1/8. 1/8। तो एक यूनिट सेल को कॉर्नर से 1/8 हिस्सा ही तो मिला। यानी आपके कमरे में इस वक्त आप छत पे देखें तो 8 कोने हैं। इमेजिन करिएगा 8 कोनों पे जो बॉल है ना, बिल्कुल सही यश, वो आपको सिर्फ 8वां हिस्सा दिख रही है। तो ये जो कॉर्नर है, ये एक यूनिट सेल को कितना मिल रहा है? जस्ट 1/8। तो कॉर्नर्स पर जो बी मौजूद था, 8 कॉर्नर्स थे, पर हर कॉर्नर में कॉर्नर से आपके रूम में सिर्फ 1/8 बॉल आपके हिस्से आ रही थी। टोटल कितनी? 1। तो एक यूनिट सेल में ए अगर बॉडी के बीचों बीच मौजूद था, दिस इज बॉडी सेंटर्ड, इसका काउंट कितना? 1। कॉर्नर्स अगर 8 कॉर्नर्स पे मौजूद थे पार्टिकल्स, हर कॉर्नर से 8वां हिस्सा मिला, 8 हिस्से 8 कॉर्नर के मिला के आया 1। सो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ कैटायन? हमेशा पहले लिखा जाता है, तो मैंने बताया है कैटायन ए है, A is to B। रेशो देखिए 1:1। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? AB। क्रिस क्रॉस तो बाद में, छोटे बच्चों के लिए। आपके लिए अब फॉर्मूले का मतलब आज के बाद रेदर इस चैप्टर में यही होना चाहिए। इतना क्लियर सबको? तो यानी मैंने यहाँ क्या बताया आपको इस क्वेश्चन के बहाने? मैंने आपको बताया एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। टू कंप्लीट इट, लेट मी डू वन मोर थिंग। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू यूनिट सेल, वो देखना है। लेटेस्ट साइट होती है, गिन लो जितनी जगह मौजूद है, लेकिन एक्चुअली में उसका क्या हिस्सा आ रहा है मेरे पास, वो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं देखती हूँ सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का। मेरे साथ साथ इसको अपने लिए सोचिए और कंप्लीट कीजिए। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स टू यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा? जिसमें ओनली कॉर्नर्स है। ओनली कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। टोटल कॉर्नर्स कितने? 8। तो एक्चुअली कितना हिस्से में आएगा? ड्यू टू कॉर्नर्स, यूनिट सेल के हिस्से में 1 ही आएगा। अगला मैं करती हूँ FCC के लिए बात, वेदर BCC के लिए। वेट, FCC नहीं, पहले BCC जो भी अभी किया। अगर कोई यूनिट सेल बच्चों है पूरा का पूरा BCC। BCC मतलब क्या होता है? कॉर्नर्स पर तो है ही, प्लस बॉडी के बीचों बीच भी है। ठीक है, कॉर्नर की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 × 8। और बॉडी की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बॉडी किसी में शेयर्ड नहीं है, बॉडी के बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल मौजूद है ना, वो किसी में भी शेयर्ड नहीं है, वो पूरा का पूरा 1। दोनों अलग अलग है तो 1 और 1, और दोनों अगर सेम है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बन गया? 2। तो आज के बाद अगर एक ही चीज ने BCC बना रखा है तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन 2। लेकिन अगर वो A और B अलग अलग हैं तो आप बताओगे जी एक A है और एक B है। तो ये तो बात हुई एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स की प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए और BCC के लिए। 2 रह गए, FCC और एज सेंटर्ड, वो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब देखिएगा, अब मैं बना रही हूँ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, आपको दिखा रही हूँ FCC के लिए। FCC यूनिट सेल थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। ये अब सारे फेसेस पे नहीं बनाऊंगी, अंडरस्टूड है? आपको पता है कि एक फेस पे ना बोल के इसमें सारे फेसेस होते हैं। ये देखिएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? जिसमें कॉर्नर्स पर तो हो ही हो, साथ ही साथ फेसेस के बीचों बीच भी हो। अब आप फिर से इमेजिन करो एक बहुत बड़ा क्रिस्टल, राइट? मैं उसी स्लाइड पे वापस लेके जाती हूँ।
जहां पर मैंने ये शेयरिंग दिखाई है आपको, एक सेकेंड, दिस। अब ऐसा ही एक बहुत बड़ा क्रिस्टल इमेजिन करते हैं, ये वाला कर लेते हैं बच्चों। यहां देखना फेस, ये है फेस सेंटर, यानी आपके कमरे की एक दीवार, वो है आपके क्यूब का फेस। अगर दीवार के बीचों बीच, फेस के बीचों बीच कोई पार्टिकल है ना, वो सिर्फ इन्हीं दो कमरों में शेयर्ड होगा। ना तो ऊपर वाले कमरे उस दीवार को शेयर कर रहे हैं, ना नीचे वाले कमरे, ना पीछे वाले, ना आगे वाले। आप सोचिए, आपकी हाथ की जो हथेली है उसको आप फेस समझ लीजिए, उसके बीच में एक पार्टिकल है और उसके साथ एक और हाथ पैक किया जाएगा तो वो पार्टिकल दो हाथों के बीच शेयर होगा, ना उसके अलावा बाहर कहीं, ना ऊपर ना नीचे। तो फेस हमेशा पैकिंग के दौरान दो यूनिट सेल में कॉमन होता है। जब बिल्डिंग बनती है तो एक दीवार दो ही कमरों के बीच कॉमन होती है, तो कंट्रीब्यूशन आधा आधा हो गया। मैं अब आपको इमेजिन करने को क्या कह रही हूं, ये एक यूनिट सेल और यहां पर इसके साथ पैक हुआ दूसरा यूनिट सेल। इन दोनों यूनिट सेल्स में ये फेस के बीच मौजूद जो पार्टिकल था, लेटिस साइड थी, ये शेयर हो गई। शेयर हो गई तो आधा इसको मिला, आधा इसको मिला, तो कैन आई से जो चीज फेस पे मौजूद होती है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हाफ हो जाता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन इज हाफ। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, आधा। तो वापस उसी पे पहुंचे जो हम लिख रहे थे, यहां लिखे इसको एफसीसी के लिए। एफसीसी यूनिट सेल जो होगा बच्चों, उसमें कॉर्नर तो पक्का है ही है, जो भी चीज कॉर्नर पर है, और साथ ही साथ फेस के सेंटर पर भी है। कॉर्नर की वजह से कंट्रीब्यूशन फिर वही, हर एक की वजह से 1/8, और एक कुल मिला के एक यूनिट सेल में 8 होते हैं, तो 1/8 इंटू 8 इज 1। फेस के बीचों बीच जो मौजूद है उसका कंट्रीब्यूशन अभी मैंने कितना बताया, हाफ। कितने फेसेस हैं बच्चों टोटल, 6। तो 1/2 इंटू 6 इज, अभी इसके ऊपर मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 more minutes। ये कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 3। तो जो फेसेस पर मौजूद हैं उनकी वजह से 3, जो कॉर्नर्स पर मौजूद हैं उनकी वजह से 1। वो बात अलग है, इसकी लैटिस साइड्स 14 थी, लैटिस साइड्स 14 थी, बट उसके बदले मेरे हाथ में क्या आया, मेरे हाथ में 4 ही आया, क्योंकि कट कट आ गए हिस्से हमारे। आखिरी एज सेंटर्ड, आखिरी मैं क्या बता रही हूं, एज सेंटर्ड। अब एज सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो है ही है, उसके अलावा एज पे भी है। कॉर्नर्स की वजह से फिर वही 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। एज की वजह से क्या, फिर देख लेते हैं। अब सोचो ये वाली एज, इसी डायग्राम में मैं आपको एज पे दिखाती हूँ। ये यहां पर एज का मेरे पास और प्रॉपर डायग्राम भी है, लेट्स हैव इट। ये वाला, इसमें देखिए एज पे बना रखा है, ठीक है, एज दिखा भी रखी है कितने यूनिट सेल्स में कॉमन होगी। आप अपने कमरे में छत पे रिम को देखिए, जहां दो दीवारें जुड़ती हैं, उसको कहते हैं एज। ये रही एज। ये एज किस किस यूनिट सेल में कॉमन है, 1 2 3 3 4, 4 यूनिट सेल में एज कॉमन होती है। तो इसका मतलब इस एज के बीचों बीच मौजूद कांस्टेंट पार्टिकल एक यूनिट सेल को क्या देगा, अपना 1/4 पार्ट। 1/4 कितनी एजेस होती हैं बालकों, खुशी नहीं बताएगी, मनवीर नहीं बताएगा, उसके अलावा कोई। खुशी का मुझे पता लग रहा है, पढ़ा हुआ है थोड़ा सा ये चैप्टर, दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट दैट। 12, बिल्कुल सही, उसकी होंगी 12 एजेस। सो 12 एजेस हैं, बिल्कुल सही रूहानी, 12 एजेस हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, 3। अब धीरे धीरे सब कुछ आपके पास आने वाला है, मेरा पढ़ाना ऑलमोस्ट खत्म। अब क्वेश्चंस, उससे पहले क्या पता होना चाहिए, एज की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बच्चों, यहां लिख रही हूं 12 एजेस, और एक एज से मिलने वाला 1/4 पार्ट, 3। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, 4। एज सेंटर्ड में हमने लेटेस्ट साइड्स कितनी गिनी थी, 20। इश्कीरत ने जवाब दिया था 20 लेटेस्ट साइट होने के बावजूद मेरे हिस्से क्या आया, 4 ही पार्टिकल्स आए। मेरे कमरे में तो 4 ही पार्टिकल्स हैं। तो ये था टॉपिक, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स टू यूनिट सेल टू कैलकुलेट द फॉर्मूला। अब 7-8 क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे को रेदर पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूं, कहोगे मैम कहती भी रही
और वीडियो दिखाया भी नहीं, राइट? देखना आपको स्क्रीन चेंज हुई, कुछ अलग आया है? यस मैम। Yes, ma'am. आ गया, लिखा हुआ आ गया यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। चलो यस मैम। अब इसको विजुअलाइज करना, मैं बोलती जाऊंगी, इसमें वॉल्यूम मेरी मिलेगी। ये है एक छोटा यूनिट सेल, इसकी 3 एक्सिस। ये यूनिट सेल हम हर डायमेंशन में देखो भरते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्रिस्टल लैटिस तैयार हो गया आपके सामने। इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में एक पार्टिकल कैन बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। और अब मैं इसमें ढूंढूंगी सबसे छोटी रिपीटेटिव यूनिट। जब मैं इसमें सबसे छोटी रिपीटेटिव यूनिट ढूंढती हूँ तो ब्लू कलर का क्यूब आ गया, ये कहलाती है स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट। 3 तरह के यूनिट सेल, सिंपल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, आपके सामने घुमा फिरा के प्रॉपरली दिखाए जा रहे हैं। हैव अ लुक, ऐसे होते हैं, ठीक है? लेकिन अभी इसमें थोड़ा चेंज भी आएगा। अब देखिए सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्या नेचर में ऐसा होता है? नहीं। नेचर में कैसा होता है? ग्रिड डायग्राम अब दिखता है आपको, ग्रिड मॉडल दिखेगा। वो क्या दिखेगा अब देखना। इसमें मैंने स्फेयर का साइज रिड्यूस कर दिया था, ये सारे स्फेयर छोटे छोटे कर दिए ताकि मैं ज्योमेट्री इमेजिन कर सकूं। लेकिन जब ये एक्चुअल होगा, ये जो येलो कलर की लाइनें हैं ना, ये लाइनें नहीं होती, ये हमने खींची हैं ताकि हम ज्योमेट्री ड्रॉ करके सोच सकें। एक्चुअली में स्पेस नहीं होता, एक्चुअली में ऐसा होता है। ये है सिंपल यूनिट सेल। अब शायद आप और बेटर देख पाए होंगे। दिस इज एक्चुअली स्मॉलेस्ट रेपिटेटिव यूनिट, जिसको मैंने सिंपल यूनिट सेल कहा। और इसका ये क्रॉस सेक्शन में काट दूं सामने, तो किताबों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इमेज मिलेगी वो ये येलो बॉक्स की मिलेगी, दिस, ये मिलेगी आपको। अब देखिए हर कोने का 8वां हिस्सा ही मिला है इस यूनिट सेल को। आप इस वीडियो में देखो, कॉर्नर में अब पूरी बॉल गायब, येलो ये डॉटेड से जो हमने घेर दिया, ये क्या है? ये है वो 8वां हिस्सा जो इस यूनिट सेल को मिला है, बाकी सैक्रिफाइस टू अदर यूनिट सेल। ऐसा होता है एक्चुअली में एक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो पहले ऐसा दिखाया, फिर हमने कॉपी में बनाने के लिए इस तरह से दिखा दिया। अब आती है बात इनके कंट्रीब्यूशन की, यानी ये तीनों इमेजेस अब आपको तीनों इमेजेस के लिए याद रखिए, और नीचे की लाइन जो लिखी है उसे इग्नोर करिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। कुल मिला के कॉर्नर्स पर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, जिसकी वजह से 8 कॉर्नर्स मिला के बन गए 1। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस यूनिट सेल सिंपल प्रिमिटिव वाज 1। अब आ जाइए बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में भी सब कुछ सेम, मैं ना बोलूं शायद तो भी काम चल जाए, बट स्टिल ये फिर से वही बात आपके सामने कि भाई ये दूर दूर बना रखें। ये रहा बॉडी के बीचों बीच कॉर्नर्स के अलावा। अगर ये एक्चुअली देखते क्रिस्टल में, आपको ऐसे देखने पड़ेंगे डायग्राम्स में, ऐसा होता। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर मैं पॉज कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे अगले 2 लेक्चर इस पे डिपेंड करने वाले हैं। मैंने पॉज क्या दिखाने के लिए किया? मेरा माउस का एरो दिख रहा है सबको? एक बॉल पे लाई हुई हूँ, रूहानी दिख रहा है? Yes, ma'am. अब देखो जहां मेरा माउस जा रहा है, ये दोनों कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि बॉडी के बीच में जो आ गया उसने धक्का दे दिया। पिछला मैं एक बार दोबारा दिखाऊं तुमको, जो सिंपल प्रिमिटिव था, लेट मी ड्रैग दिस वीडियो बैक, वहां पर कॉर्नर वाले टच कर रहे थे, मैं आपको वहां लेके जाती हूँ। ये देखिएगा, इससे थोड़ा और पहले वो बात मेरे लिए समझ, ये देखिए, हैव अ लुक, ये दोनों टच कर रहे हैं। तो अगली क्लासेस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, भाई डायरेक्ट कितने टचिंग है, कौन से टचिंग है। ये चैप्टर अलग ही मैग्नीट्यूड पे पहुंच जाएगा, एंड तक आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन दोनों के बीच के डिस्टेंसेस को मेजर रिपोर्ट करेंगे हम। तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर वाले आपस में टचिंग हैं, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई बॉडी सेंटर्ड पे, बॉडी सेंटर्ड में आपने देखा दे आर नॉट टचिंग टू ईच अदर। कौन से वाले? कॉर्नर वाले। देख लो कॉर्नर वालों में गैप है, टच नहीं कर रहे एक दूसरे को। हैव अ लुक, बीच में छोटी लाइन है, क्यों? क्योंकि बॉडी वाले ने बीच में आके धंसा दिया, इनको धक्का दे दिया। उसका एक्चुअल ग्रिड डायग्राम ये कि कोने वालों का तो 1/8 मिला यूनिट सेल को, बॉडी वाला अकेला राजा है, पूरा इसी को शेयर कर रहा है, पूरा इसका अपना है, तो वो फुल दिखाया मैंने। ये रहे रेड से कॉर्नर वाले 1/8 × 8, और इसके बाद जो बीचों बीच आपके सामने अब हम लोकेट कर रहे हैं, या अलग कलर से लोकेट करेंगे, ये दिस इज बॉडी,
अकेला बॉडी के अंदर जो था वो पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा था। दिस इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वो कुछ ऐसा दिखेगा। वेरी क्विकली ये देख लीजिए, पूरा यूनिट सेल ऐसा दिखता है। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पे, जो मैंने दिखाना है आपको फेस सेंटर्ड। ये देखिए, दिस इज फेस सेंटर्ड। अभी आपका हैंड रेज में सेटिस्फाई करती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए फेस सेंटर, चाहे दोबारा देखो 6 फेसेस पर, उसके बाद पूरा घुमा के आपको हम दिखा रहे हैं, ऐसा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और जब इसके एक्चुअल साइजेस पे मैं आऊंगी, हैव अ लुक, क्या इसमें कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नो, नहीं टच कर रहे। 2 कॉर्नर वाले एक दूसरे को इसमें भी नहीं टच कर रहे, इसमें फेस वाले जबकि टच कर रहे हैं आपस में। तो ये चीजें, ये वीडियो मेरे पास हमेशा है, मैं बार बार दिखाऊंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले दिन तो स्पेशली दिखाऊंगी। बट दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको दिखाते कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, क्लियर टू यू ये चीज? तो इस तरह से अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की जब बात आई, जो मैंने आपको बताया, ये रहे तीनों यूनिट सेल। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में आपको थोड़ा सा एक केस में दिखा देती हूँ, बाकी आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। ये आपके लिए जो यूनिट सेल था, पहले मुझे बताइएगा अगर किसी को इतने पार्ट में इशू है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तो आप देख चुके हैं, यू ऑलरेडी नो, उसके लिए मुझे इस वीडियो को आगे लाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्लास को मैं एंड कर पाऊँ उसके लिए बस अब 2-4 क्वेश्चन करा के आपको भेज रही हूँ। आई थिंक 2-4 में ही काम चल जाएगा। जब तक मेरे को ये बताइए जी, हैंड रेज, यस, क्या डाउट आया, कहाँ मुझे वीडियो पे वापस जाना है, बताओ। तो मैम बेसिकली जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसका साइज जो है वो प्रिमिटिव से बड़ा होएगा? बिल्कुल ये बात नहीं कह सकते हम। ये बात जब तक मेरे को एजेस कोई नहीं बताएगा मैं नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं। बट गुड पॉइंट रेज्ड। मैंने नहीं सोचा था कोई ये पॉइंट रेज करेगा, वरना मेरे बोलने में अपने आप ये बात आ जाती। गुड वैलिड पॉइंट रेज। वो एनिमेशन में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन रेदर उसके बजाय पता है रूहानी क्या होता है? जब सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं ना, तो बीच में खाली स्पेस बहुत बचता है। बहुत पुअर लैटिस कहलाते हैं सिंपल प्रिमिटिव वाले, खोखले होते हैं अंदर से, क्योंकि खाली स्पेस बच गया। बॉडी सेंटर्ड वाला लैटिस ज्यादा अच्छा है, उसने बीच के खाली स्पेस को यूज करके खुद घुस गया, थोड़ा सा उसने कॉर्नर्स वाले को दूर कर दिया। साइज के बारे में इट्स टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट एनीथिंग, क्योंकि अभी आप आगे इन साइजेस पे ही चैप्टर को देखेंगे। टुडे इट्स टू अर्ली। ठीक है, चलिए अब कंट्रीब्यूशन आप लोगों को आ गया। आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर दीजिए और क्लास को खत्म करिए। नाउ फर्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन नोट नहीं करने आपने, सिर्फ मेरे को जवाब देने। देयर इज अ क्रिस्टल PQ। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज, अगर टेस्ट उनको ऐप पे देना ना आए, इमीडिएटली नैंसी मैम को कॉल करेंगे या मेरे को कॉल करेंगे, विल हेल्प यू। P and Q, ठीक है? Q इज एनायन एंड P इज कैटायन। ध्यान से सुनना मेरे सवाल का जवाब। P मौजूद है एजेस के सेंटर पर, ऑल एजेस सेंटर, और साथ ही साथ बॉडी सेंटर पर भी। एंड Q मौजूद है ओनली कॉर्नर्स। गिव मी इट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, यानी फॉर्मूला दीजिए, और फॉर्मूला हैज टू बी PQ। कैटायन पहले रिपोर्ट होता है, QP नहीं। आंसर हैंड रेज और चैट बॉक्स और माइक, एनीथिंग। ऐसे 3 क्वेश्चन पूछ के आपको भेज दूंगी मैं। मेरे टेस्ट में आज 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ध्यान से सोचिएगा, तुक्का ना मारिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। जी अंश, जवाब, आदेश। सोचो सोचो बालको। अच्छा, चैट बॉक्स में आ रहा है जवाब। मेरे पास इस बार बैच में इतनी सारी खुशी हैं, 4 खुशी हैं शायद। मेरे को बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होने वाला है। सो काइंडली बेयर दैट ऑल द खुशीज। P4Q, अच्छा। और यश कह रहा है 5। यश, मैंने फॉर्मूला पूछा है, 5 का क्या करूं मैं? I need to know how many P, how many Q। फिर मैं उसका रेशो तो मैं कर लूंगी, तुम मेरे को ये बता दो। रूहानी और त्रिशा का आंसर आ गया भाई। एज सेंटर पर है, एज सेंटर में देखो
तुम लोग देते रहो चैट बॉक्स में, ममता चेक करते रहना। 12 एजेस हैं, हर एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 कुल मिला के 3। बॉडी वाले का तो अकेला अकेला एक अपने आप में राजा है, 3+1। पी कितने मौजूद थे? 3+1। क्यू कहाँ है मेरे क्वेश्चन में? सिर्फ कॉर्नर पे, तो सिर्फ कॉर्नर पे है तो वो 1। तो आ गया रेशो, बस करो। अच्छी बात है, वैसे तो देते रहो यार, ऐसे क्यों बोलूं, बस करो। P4Q इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही सिमरन। Q इज इक्वल्स टू 1। मनवीर P5Q, क्या बात कर रहे हो यार। काव्या, रूहानी, त्रिशा ऑल करेक्ट। ये तो मैंने करेक्ट करने के लिए दिया था, इसमें कोई मेरे को डाउट था ही नहीं कि आप लोग नहीं देंगे। भाई जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए उनके उनके मैं काश मेरी क्लास होती तो मैं कहती हाथों में मेहंदी तो नहीं लगी हुई है, टाइप कर सकते हैं या माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज, राइट, मुझे वरना नाम नहीं याद होंगे। एनीवेज, ये क्वेश्चन तो मैंने जस्ट ऐसे ही दे दिया कि भाई सबको पता चल जाए करना क्या है। अब ध्यान से सुनना, एक लैटिस है AB, इसमें B इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। अच्छा, टेस्ट में कॉर्नर्स की जगह CCP लिखा मिलेगा किसी एक क्वेश्चन में। CCP मतलब कॉर्नर्स, नथिंग एल्स। B तो मौजूद है कॉर्नर्स पे और A मौजूद है ऑल फेस सेंटर्स पे, लेकिन किसी वजह से एक डिफेक्ट आ गया क्रिस्टल में, कुछ अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया और 2 कॉर्नर से B मिसिंग हो गया। B is missing from 2 corners, 2 कॉर्नर से मिसिंग हो गया। अब बताओ फॉर्मूला। भव्या, शिवांग, सिमरन आंसर, आर्यन, मनराज। नयों के मेरे को भी सबके नाम नहीं याद, तो जो जितना बात करता जाएगा उसके नाम मुझे याद होते जाएंगे। जैसे खुशी ने अपना नाम याद करा दिया आज, इश्कीरत ने करा दिया, बाकी लोग मेरे को जवाब देके पूछ के तंग करके ही नाम याद दिलाएंगे। सचिन आंसर। सचिन, काव्या, अगली क्लास में आप लोग ऑफलाइन आ रहे हैं 12:30 बजे, और अगर 12:30 बजे आने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ऑनलाइन ही लगाना, 2-3 दिन की बात है। विदुषी कह रही है A to B, ओके। बोलो आदित्य। A to B, ओके ओके। A to B कह रहे हैं ज्यादातर लोग। A4B रूहानी का क्वेश्चन, पता नहीं रूहानी अभी देखते हैं। भाई शाबाश। त्रिशा आई है A12B3। मैडम इसको सिंपल होल नंबर में कर दो ना, 12 और 3 हो जाएंगे, अपना कट जाएंगे 12 और 3 तो है ना, 4:1। चलो एनीवेज अब करते हैं। आदित्य माइक ऑफ कर देना अगर बात ना करनी हो कोई तो, ठीक है। सो अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, A सारे फेस सेंटर्स पर है और A क्या है, अब बता देती हूँ। A कैटायन है, वो आप बाई चांस ए क्वेश्चन में ध्यान रखना A क्या है, पहले कैटायन लिखा जाता है, इसमें भी गलती कराएंगे आप। B4A दोगे और होगा आंसर AB4, बात एक ही नहीं होगी, कैटायन हमेशा पहले होते हैं, स्टैंडर्ड है, तो कैटायन पहले लिखते हैं। तो A कहाँ मौजूद है? फेस सेंटर्स पे। तो बच्चों A की गिनती करती हूँ, फेस सेंटर्स पे है, कितने फेसेस है? 6, हर फेस का कंट्रीब्यूशन आधा, तो A तो होगा 3, राइट। अब आ जाता है B क्या है? कॉर्नर्स पर मौजूद है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, लेकिन 2 कॉर्नर से B मिस हो गया, गायब हो गया, डिफेक्ट आ गया। कितने कॉर्नर बचे? 6, 8 में से 2 पर तो B है ही नहीं, तो ये क्या आ गया? 6/8। 6/8 स्टैंड्स फॉर 3/4। तो अब मेरे को रेशो रिपोर्ट करना है A:B। तो A कितना है? A:3। B कितना है? 3:4। मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लाना पड़ेगा। तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लाइएगा प्लीज, इसको 12:3 रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो वैसे तो ठीक है A12B3 आता, बट आपको पता है इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में लाएंगे तो A4B1 आ जाएगा। सो आंसर शुड बी A4। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, लोग A3 कह रहे हैं, क्यों काव्या? A3B, A2B, सचिन, त्रिशा, तुम लोग मेरे को मतलब शौक पे शौक दिए जाओ। भाई मैं कहाँ गलत हूं, मुझे बताओ। ठीक है, अब क्यों काव्या, एम आई राइट? तो अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वाली गलती मत करना, ठीक है। चलो
ध्यान से एक और क्वेश्चन, कहीं डाउट आए बता देना, ये चीज रिपीट नहीं होगी। नाउ आई एम गिविंग यू अ क्रिस्टल PQ, उसमें Q मौजूद है अगेन कॉर्नर्स पर, P मौजूद है फेस सेंटर्स पर, और अब के मैंने क्या किया, इस क्यूब में, इस यूनिट सेल में एक एक्सिस के थ्रू पास ऑन होने वाले सारे पार्टिकल्स किसी वजह से रिमूव हो गए। गिव मी द फॉर्मूला P is to Q। बोलो शिवम, रूहानी, शिवांग, विदुषी, आदेश और क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ जी। Q तो मौजूद है कॉर्नर्स पर और P मौजूद है सारे फेस सेंटर्स पर, लेकिन हुआ क्या, किसी गड़बड़ की वजह से एक एक्सिस के थ्रू पास ऑन, एक एक्सिस मैंने क्रिस्टल के बीचों बीच, यूनिट सेल के बीचों बीच पास ऑन करी, उसके रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स मिस हो गए, गायब हो गए। कुछ लेजर वेजर डाला मैंने। अब बताओ, यश का आंसर P2Q, सचित का भी P2Q, शिवांग का भी P2Q। ओहो हो P2Q की बारिश लग गई है। खुशी तुमसे P2Q। ओके ओके, चलो देख लेते हैं जी। कॉर्नर्स वाला Q, उसका तो कंट्रीब्यूशन 1 ही आएगा बाय एनी हाउ, वो तब रट गया होगा। P, कितने फेसेस रह गए, 2 फेसेस गायब हो गए, क्योंकि एक एक्सिस में 2 ही फेसेस रास्ते में आते हैं, दोनों गायब हो गए, राइट। जब 2 गायब हो गए तो कितने फेसेस बचे, फेसेस बचे सिर्फ 4। चारों का आधा आधा कंट्रीब्यूट कर दूं तो 2, और आई थिंक सारी क्लास ने मेरे को P2Q दिया है, सो आई थिंक आई शुड ब्रिंग ऑन सम डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी दे सकती थी, ठीक है, जैसे कि एक बॉडी डायगोनल से गायब कर दिया, मैंने आपको एक क्रिस्टल दिया PQ, अब तो समझ आ गया मैंने गायब ही करना है कुछ, और क्या करना है। PQ क्रिस्टल दिया जिसमें P मौजूद है कॉर्नर्स पे और Q मौजूद है बॉडी के बीचों बीच, और बॉडी डायगोनल से पास होते हुए मैंने सारे पार्टिकल्स मिस कर दिए, उड़ा दिए। बताओ बच्चों इसका फॉर्मूला। कॉर्नर्स पर मौजूद है P, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच रेड कलर का मौजूद है Q, एंड इफ, ये है Q, if particles coming in a body diagonal, in a way of body diagonal, all are missing, give me the formula where P is anion and Q is cation। जवाब दीजिए। अच्छा, इश्कीरियत का है P3Q4। एक सेकंड मैम, केटायन कौन सा Q है? ओके मैम, थोड़ा गलत है मेरा। हाँ थोड़ा गलत है, बिल्कुल सही। हाँ जी खुशी। Ma'am, how can we write in the chat box? I'm so sorry, I'm not able to figure that out. हाँ कोई बात नहीं, इस तरह की सारी चीजों के लिए जिसको चैट बॉक्स में कैसे लिखना है समझ नहीं आ रहा, क्लास खत्म होते ही आराम से शाम को 5-6 बजे कॉल नैन्सी मैम, शी विल टेल यू व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी चैट बॉक्स, ठीक है। टेक्निकली सारा हमारी नैन्सी मैम एक्सपर्ट हैं, शी विल टेल यू विद इन अ मिनट, मेरे को नहीं आता, शी विल टेल यू। सो यस, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बॉडी के रास्ते, बॉडी डायगोनल के रास्ते में आएंगे 2 कॉर्नर वाले, ठीक है, ये 2 भी गायब हो जाएंगे और बॉडी के बीचों बीच वाला गायब हो जाएगा, तो भाई Q तो बचेगा ही नहीं। तुम लोग क्यों टिकाई जा रहे हो, मेरे को थोड़ी अकल तो लगा लो, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। भाई बॉडी डायगोनल में आने वाले, रास्ते में आने वाले सभी को गायब कर दिया, Q तो बचा ही नहीं, अकेला P रह गया। तो मुझे कहो मैम क्रिस्टल में तो अकेला P रह गया, Q रहा ही नहीं, Q विल बी 0। तो बाल को अकल लगाना उतना ही जरूरी है जितना कॉन्सेप्ट लगाना। समझ आई बात? एक IIT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन पूछूं, देंगे जवाब? लास्ट मन कर गया पूछने का यार, हाँ या ना बोल दो, ये क्लास ऑफ कर दो। पूछ लो मैम। पूछ ही लो, सही बात है, छोड़ोगे तो नहीं। रूहानी का एक्सप्रेशन बता रहा है। सी, देयर इज अ क्रिस्टल which is formed by 2 metals। नहीं मैं दोबारा बोलती हूँ, सॉरी, फिर से सुनना। There is a crystal of metallic oxide, ध्यान से सुनना। There is a crystal of metallic oxide in which there are 2 metals, one is M, other is N। 2 metals हैं, M and N। M is present at all face centers, N is present at all edges। Give me its formula।
जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स आज की अभी खुशी एक सेकंड रुकना, आज की क्लास में हमने बात की है उनको हमने स्फेयर माना है, उनके रेडियस को बाय डिफॉल्ट आर, और एक स्फेयर का रेडियस होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैं उम्मीद कर रही हूँ मैथ्स में 10th तक आपने किया हुआ है। अगर टेस्ट में कोई 3-4 क्वेश्चन जो मेरे फेवरेट क्वेश्चन है वो आए तो इतना आपसे उम्मीद की जाएगी। जी खुशी, आपका हैंड रेज हुआ था, आंसर। मैम इट्स mn. It's mn. That's why I told you this question was of IIT. It is wrong. Just think something. Yes, oxide O भी तो है, वो कैसे भूल गए आप? ओ, मैंने क्या कहा? एक मेटालिक ऑक्साइड है जिसमें 2 मेटल्स हैं। क्या फेस और एजेस कॉर्नर के बिना बन सकती हैं? बन ही नहीं सकती भाई, कॉर्नर नहीं होंगे तो फेस और एजेस कहाँ होंगे? तो आपका फॉर्मूला गलत था। यस, जब 4 ऑप्शन आते हैं तो फिर दिख जाती है वो चीज, बट ये उस समय का है जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था, जब हिंट नहीं दिखता था ऑप्शंस में। सो एम कितना होगा फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन? यस, ओनली फेसेस 3, ओनली एजेस, वही बात 12 एजेस हैं, 1/4 1/4 एंड आंसर इज 3। तो ये तो 3 और 3 हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टूड है ऐसे में ऑक्साइड कहाँ मौजूद होगा? दिस इज व्हाट अंडरस्टूड इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो इसका मतलब कॉर्नर्स पे था, और कॉर्नर्स की वजह से कंट्रीब्यूशन हुआ O, तो आंसर आएगा M3N3O1। अब ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2011 में जो आईआईटी में था, और बोर्ड का लेवल कुछ क्वेश्चंस में, बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आईआईटी के हिसाब से थोड़ा इजी था, बोर्ड के हिसाब से थोड़ा टिपिकल है। तो ये चीज अब आपको ध्यान रखनी है। आपको आज की क्लास में फॉर्मूला निकालने मैंने सिखाए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स व्हाइल डूइंग माय टेस्ट। एक चीज जो मैं आपको एक लाइन में और बता दूं बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट द टेस्ट, क्लास 11th में आपने क्रिस्टल लैटिस से रिलेटेड एक टर्म पढ़ी है। वो टर्म मैं आपको बता दूं क्या पढ़ी है आपने टर्म पढ़ी है लैटिस एंथैल्पी, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और थर्मोडायनेमिक्स में भी। लेकिन अगर हम लोगों ने 11th में नहीं ध्यान दिया तो एक बार सुनिए, और जिनको लैटिस एंथैल्पी आती है वो क्लासरूम से निकलिए और टेस्ट दे सकते हैं। बाकी लोग सुनिए, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए, आज तोड़ेंगे जोड़ेंगे किसी और दिन, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अगर ज्यादा अच्छा लैटिस है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अभी ज्यादा अच्छा लैटिस क्या होता है आपने तो बोल दिया, पैकिंग अच्छी। पैकिंग कब अच्छी होती है, लैटिस एंथैल्पी कब ज्यादा होती है, ये आपने +1 में पढ़ा, और ये आज के टेस्ट में मिलेगा एक क्वेश्चन। कंपटीशन ओरिएंटेड नहीं, ये नॉर्मल एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। तो लैटिस एंथैल्पी कब ज्यादा होगी? जब लैटिस अच्छा होगा। लैटिस कब अच्छा होगा वो एक लाइन में लिख रही हूँ, जितना छोटा कैटायन, पैकिंग देखिए, छोटे कैटायंस छोटे एनायंस की अच्छी होती है। आपको एक डब्बे में कह दिया ना टेबल टेनिस की बॉल पैक करो, आप पैक करोगे बहुत कम स्पेस वेस्ट होगा, और कह दिया जाए फुटबॉल पैक करो तो बहुत ज्यादा स्पेस वेस्ट होगा। स्मॉल कैटायन, स्मॉल एनायन, और कहीं कैटायन एनायन का साइज ना दे रखा हो क्लियरली, हाई चार्ज आयंस का। ये 3 चीजें में से कोई एक चीज भी मुझे दिखाई दे जाए, वो कंडीशन है ज्यादा लैटिस एंथैल्पी की। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैटायन, स्मॉल एनायन, हाई चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए NaCl और KCl, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा? भाई एनायन तो सेम है, कैटायन सोडियम और पोटेशियम, डाउन द ग्रुप, पोटेशियम का साइज बड़ा है, सोडियम का छोटा, बड़ा कैटायन ना जी। ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी होती है? छोटे कैटायन की। तो इसमें लैटिस एंथैल्पी किसकी हाई होगी? NaCl की। किसकी लो होगी? KCl की। आपको हो सकता है ऐसे पूछ ले, NaCl, NaBr, तो किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा? भाई आपके कैटायन सेम है। अब एनायन को देखो, छोटा एनायन मींस हाई लैटिस एंथैल्पी। लेकिन अगर पूछ लें NaCl ज्यादा कि MgO ज्यादा, ना कैटायन सेम है ना एनायन सेम है, अब मैं साइजेस का कैसे जुगाड़ लगाऊं? वहां मुझे चार्ज लगाना होगा, +1 -1, +2 -2। Higher the charge, higher is lattice enthalpy. That's all about today's class.